अंडरग्राउंड थीफ हाउस। एक गांव में डॉन बॉस्को नाम का एक डॉन रहता था। वो अपने आदमियों से स्मगलिंग, चोरी वगैरह कराकर खूब पैसे कमाता था। वो उन पैसों को अपने अड्डे में एक कमरे में छिपा कर रखता था। महीना बीतने के बाद उसके आदमी बड़े आस लगाकर तनख्वाह की प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे धंधा ही एकदम मंदा है। अरे जो पैसे कमा कर लाते हो वो तो नेताओं को और पुलिस वालों को खिलाने में ही चला जाता है। वैसे तुम लोगों को तनख्वाह की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे घर हर महीने राशन भेजता तो हूँ। तुम्हारे बिजली के बिल, पानी का बिल, सब कुछ तो मैं भरता हूँ। लेकिन बॉस, और भी तो खर्चे हैं। क्या खर्चे हैं? सिगरेट और दारू। ऐसे नशे के मैं एकदम सख्त खिलाफ हूँ, समझे? सब गुस्से से जलते थे। ये सब डॉन बॉस्को देख रहा था। डॉन बॉस्को उस गांव में डांगे नाम के एक बड़े आदमी की तरह घूमता था। सब गांव वाले उसकी काफी इज्जत करते थे। एक दिन सीआई रविचंद्रन डॉन बॉस्को के पास आया। क्यों भाई डॉन बॉस्को? सुनो, मेरा नाम डांगे बाबू है। ये तुमने क्या डॉन बॉस्को लगा रखा है? मैं जानता हूँ कि तुमने वो नाम रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम बड़े बड़े लोगों के साथ मिले हुए हो, इसीलिए मैंने अब तक तुम्हें नहीं छुआ है। मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। बहुत जल्दी सबूत मेरे हाथ लगेंगे, तब तुम्हें बताऊंगा बच्चू। तब तक जितना ऐश करना हो कर लो। मैं चलता हूँ। ये सुनकर डॉन बॉस्को डर गया। ये सीआई तो बहुत सख्त आदमी है। वैसे भी मेरे आदमी मेरे खिलाफ हैं। इससे पहले कि वो मुझे पकड़ाएं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। उसी दिन रात को डॉन बॉस्को अकेला गया और शमशान में गड्ढा खोदने लगा। कई दिन मेहनत करके उसने वहां पर एक अंडरग्राउंड हाउस बनाया। उसने उस घर के सोफा, बेड सब में रुपए के नोट चिपका दिए। उस घर को एक मनी हाउस के रूप में बदल दिया। एक दिन सवेरे उसके आदमियों को डॉन बॉस्को दिखाई नहीं दिया। एक आदमी ने न्यूज़पेपर खोला। उसमें लिखा था, प्रमुख समाज सेवक श्री डांगे बाबू की अचानक मृत्यु हो गई। ये पढ़कर सब परेशान हो गए। सारे गांव के दीवारों में डॉन बॉस्को के पोस्टर चिपकाए हुए थे। उसके तस्वीर के नीचे लिखा था, श्री डांगे बाबू, जन्म 14/3/1985, मृत्यु 02/02/2022। ऐसा लिखा था। ये पढ़कर एक व्यक्ति, क्या डांगे जी की मृत्यु परसों हुई और हम में से किसी को पता भी नहीं चला? चलो यार चलते हैं, शमशान घाट जाते हैं और उनके समाधि पर फूल चढ़ाते हैं। ये खबर सीआई रविचंद्रन तक पहुंची। उसको शक हुआ। पुलिस वाले और गांव के लोग डॉन बॉस्को की समाधि के पास खड़े थे। उसके समाधि पर उसका फोटो लगा था और फूलों का हार चढ़ा हुआ था। सबने फूल चढ़ाया। गांव का मुखिया रविचंद्रन से, इंस्पेक्टर साहब, आप भी फूल चढ़ाइए ना। इतने महान व्यक्ति की मौत हुई है और आप खड़े खड़े देख रहे हैं। रविचंद्रन और बाकी पुलिस वालों ने डॉन बॉस्को की समाधि पर फूल चढ़ाया। रविचंद्रन डॉन बॉस्को की तस्वीर को देखकर, डॉन बॉस्को, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। तुम चाहे किसी भी बिल में जाकर छुपो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। उसी समाधि के नीचे अंडरग्राउंड हाउस में रुपए वाले सोफे में बैठकर, आई एम द किंग, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर डॉन बॉस्को ने उस शमशान के पहरेदार योगेश को पैसे दिए। योगेश हर रोज उस समाधि के ऊपर दूध का पैकेट और उस दिन का अखबार रखने लगा और उसी समाधि पर हर रोज खाना रखने लगा। डॉन बॉस्को अंडरग्राउंड घर से सीढ़ी चढ़कर समाधि के पत्थर को हटाकर बाहर आता और वहां रखे हुए वस्तुओं को लेकर वापस लौट जाता। इस तरह डॉन बॉस्को उस अंडरग्राउंड मनी हाउस में ऐश करने लगा। एक दिन रात को डॉन बॉस्को अपने मनी बेड में सो रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। डॉन बॉस्को अपने बिस्तर से उछलकर उठा। ये कैसी आवाज है? अरे लोमड़ी होंगे। यूं सोचकर फिर से सो गया।
अगले दिन डॉन बॉस्को चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा था। अखबार में लिखा था, खबर मिली है कि चंबलपेट के शमशान में भूतों और प्रेतों को घूमते हुए देखा गया है। ये पढ़कर डॉन बॉस्को, बाप रे, यानी कल रात को जो आवाज आ रही थी वो लोमड़ी की नहीं थी, भूत है। अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे तुरंत मुंबई जाना होगा। ऐसा सोचा। वो तुरंत बाहर आया और एक ट्रक को बुलवाकर उसमें अंडरग्राउंड से सारे पैसे निकालकर चढ़ाने लगा। तभी रविचंद्रन अपने कांस्टेबल्स के साथ वहां पहुंचा। उन्हें देखकर डॉन बॉस्को हड़बड़ा गया। क्यों, तुम अखबार में खबर छपवा सकते हो तो क्या मैं नहीं छपवा सकता? मैं तो उसी दिन जानता था कि तुम समाधि के नीचे छुपे बैठे हो, लेकिन गांव वालों के नजर में तुम बहुत बड़े आदमी थे ना, इसीलिए मैंने समाधि को नहीं तोड़ा। और इस बीच मैंने तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। तुम्हारे जितने चमचे थे सब अप्रूवर में बदल गए। चलो स्टेशन। उसे ले जाकर जेल में डाल दिया और उन पैसों को सरकार को सौंप दिया। थीफ जेल एस्केप। एक गांव में एक बहुत बड़ा जेल था। उसमें बहुत सारे कैदी सजा भुगत रहे थे। एक दिन वहां एक वैन आकर रुकी। उस वैन की वहां के पुलिस वाले और कैदी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसमें से एक कैदी नीचे उतरा। उसे देखकर बाकी सारे कैदी प्रणाम करने लगे। कालिया भैया प्रणाम। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आपका साक्षात्कार होगा। आज मेरी जिंदगी धन्य हो गई है भैया। अरे वाह रे वाह, मैं बाहर जाकर सीना ठोक के कहूंगा कि मैं भी उसी जेल में था जहां कालिया भाई थे। तब दूसरे चोरों में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। कालिया भैया प्रणाम। भैया मैंने आपको ही गुरु माना है। जेब काटने से लेकर आज मैं चेन स्नैचिंग तक पहुंच गया हूँ। मुझे आशीर्वाद दें भैया। हाँ, मेरे आशीर्वाद और दुआएं मेरे भाइयों के साथ हमेशा रहेगा। यहाँ से रिहा होने के बाद हम सब मिलकर अपने सुख दुख के बारे में बात करेंगे। मेरे चंबल घाटी वाले घर का दरवाजा तुम सबके लिए हमेशा खुला रहेगा। ये सब देखकर एक कांस्टेबल, जेलर साहब ये है कौन? इसकी तो फिल्म स्टारों वाली डिमांड है। अरे इसका नाम कालिया है। ये चोरी करने में जितना माहिर है उतना ही माहिर ये जेल से फरार होने में है। उसे अगर एक छोटी सी चम्मच भी मिल जाए तो उसी के सहारे ये जेल से फरार हो जाता है। ध्यान रहे इसके हाथ कुछ ना लगे। एक दिन जेल में एक साधु आकर प्रवचन दे रहे थे। जेल के सारे कैदी और पुलिस वाले बड़े श्रद्धा पूर्वक सुन रहे थे। बच्चों, हमारी जिंदगी पानी के बुलबुले की तरह है, पता नहीं कब फट जाए। ऐसे में इतनी उत्तेजना की क्या जरूरत है? जिंदगी में इतना कश्मकश किसके लिए? हम लोग किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? मेरे प्यारे कैदियों, यहाँ से रिहा होकर जाने के बाद आप जीने का सही तरीका ढूंढें, तभी तुम भगवान के हृदय में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। ये सुनकर सबने ताली बजाई। बाद में जेलर स्वामी जी से मिले। स्वामी जी प्रणाम। मेरा जीवन एकदम नीरस बीत रहा है स्वामी जी। 10 साल में एक भी प्रमोशन नहीं मिला मुझे। इसी जेल में उन कैदियों के साथ मैं सड़ रहा हूँ स्वामी जी। क्या मुझे जिंदगी में कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा स्वामी? बच्चे, हर चीज का एक वक्त होता है। उस वक्त के आने का प्रतीक्षा करो, अतिशीघ्र तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। तथास्तु कहकर उसे आशीर्वाद दिया। जेलर के जाने के बाद कालिया वहां पहुंचा। उसने स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी जायदाद गरीबों में बांट देना चाहता हूँ। मुझे कैंसर हो गया स्वामी जी, कैंसर हो गया। पता नहीं और कितने दिन मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन बहुत दिन नहीं जी पाऊंगा स्वामी जी। मैं जल्दी इस जेल से बाहर निकलकर गरीबों में अपनी सारी जायदाद बांटना चाहता हूँ स्वामी जी। उसके लिए आपकी मदद की जरूरत है स्वामी जी। अगर आपको आपत्ति ना हो तो अपना कमंडल मुझे दे दीजिए स्वामी जी, मेरे लिए यही काफी है। स्वामी जी ने उसे अपना कमंडल दिया और वहां से चले गए। अरे कैंसर कहा तो स्वामी जी ने विश्वास कर लिया। अरे जेल में इन लोगों ने एक सुई भी हाथ लगने नहीं दिया। अब इस कमंडल के सहारे किसी ना किसी तरह यहाँ से भागना होगा। यूं वो अपने कमरे में जाकर उस कमंडल के सहारे जमीन को खोदने लगा।
यूं उसने एक सुरंग बनाया, वो और खोदने लगा। यूं कई दिन बीत गए। उसने सुरंग में एक जगह बड़ा सा गड्ढा खोदा। इस तरह वहां एक बहुत बड़ा छेद बना। उसने उस गड्ढे में सिर के बल लेटकर झांका। उसने देखा कि वो एक पुलिस स्टेशन है। उसे देखकर कालिया दंग रह गया। तभी एक पुलिस वाले ने उसे लाठी से मारा। कालिया ऊपर से नीचे स्टेशन में गिरा। उसे देखकर पुलिस वाले ठहाका मारकर हंस रहे थे। अरे कितने बार तुम कितने जेलों से फरार हो चुके हो, पर ये क्या, इस बार तुम सीधा पुलिस स्टेशन आ पहुंचे। अरे खूब फंसे बच्चू। तभी स्वामी जी वहां पहुंचे। उन्हें देखकर जेलर ने प्रणाम किया। जेलर साहब, जब इसने कहा कि मुझे कैंसर है, मैं गरीबों की सहायता करना चाहता हूँ, तभी मैं इसकी चाल समझ गया था। जब इसने झूठ बोलकर मेरा कमंडल मुझसे लिया, तभी मुझे आपका भविष्य एकदम साफ नजर आया। इतने बड़े चोर को आपने फरार होते हुए पकड़ा, तो आपका प्रमोशन निश्चित है। क्यों, क्या कहते हैं आप? धन्यवाद स्वामी जी, जैसा आपने कहा मेरा प्रमोशन निश्चित है। कालिया को कैद करके फिर से जेल में डाल दिया। आईजी ने खुश होकर जेलर को प्रमोशन दिया। यूं जेलर बहुत खुश हुआ। चॉकलेट खिलौना वाला। सिद्धार्थ नगर नाम के एक गांव था। वहां छोटू नाम का एक व्यक्ति था। वो बहुत लालची था। किसी का कोई वस्तु उसे अच्छा लगा तो उसे चुरा कर ही वो चैन पाता था। एक दिन छोटू गांव के पास के जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे कुछ कंकड़ आकर लगे। उसने चारों ओर देखा। पीठ को सहलाते हुए, किसने मारा होगा भाई, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, कहकर पास वाले बरगद के पेड़ की ओर देखा। वहां बरगद के पेड़ पर एक ओट दिखाई दिया। तब वो बरगद के पेड़ के उस ओट के अंदर झांक कर देखा तो उसमें उसे 3 लिलीपुट मनुष्य और 1 लिलीपुट शेर और 1 बिल्ली और 1 कुत्ता दिखाई दिए। तब उसने उस ओट के अंदर हाथ डालकर 1 लिलीपुट लड़की को बाहर निकाला। तब सारे लिलीपुट बाहर आ गए। तब छोटू से लिलीपुट, कृपा करके उस लड़की को छोड़ दीजिए, हम अपने लोक में चले जाएंगे। ये सुनकर छोटू, तुम लोग हो कौन, इतने छोटे हो, सच बताओ, नहीं तो इस ठिगनी को यहीं मसल दूंगा। ठहरिए, हमें कुछ न कीजिए, हम सब लिलीपुट हैं। धरती की सुंदरता का आनंद लेने के लिए हम यहाँ आए थे। इतने में ये शेर और बिल्ली ने आपको कंकड़ मारा और हम फंस गए। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। उनकी बातें सुनकर छोटू, वाह, लिलीपुट, अरे ये सब फिल्मों में और किताबों में ही पढ़ा था, असली जिंदगी में कभी नहीं देखा था। चलो मेरी किस्मत चमकी आज, इस मौके को मिस नहीं करना चाहिए। इनकी मदद से मुझे करोड़पति बनना होगा। यूं सोचकर छोटू लिलीपुट से, देखो तुम लोगों ने मुझे पत्थर मारकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम लोगों को गलती सुधारने का एक मौका देता हूँ। तुम लोग मेरी बात मानोगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, नहीं तो यही मसल दूंगा। नहीं नहीं, प्लीज हमें कुछ न करो, हम आपकी बात मानेंगे। उस रात को छोटू ने अपने घर पर लिलीपुट सबको चॉकलेट पोथा। फिर उनसे, छोटू सुनो, मैं तुम्हें एक किराने की दुकान पर रखूंगा, वहाँ बच्चे तुम्हें चॉकलेट समझकर खरीदेंगे। उनके घर जाकर उनके घर के सारे गहने, रुपए, पैसे सब चुरा कर लाकर मुझे देना होगा। तब छोटू की बातें सुनकर लिलीपुट शेर, बाप रे, ये तो बहुत बड़ा चोर लगता है। इसके बातों में आए तो हम भी फंस जाएंगे। इसके बातों में आकर हम चोरी करते हुए पकड़े गए तो हमें तलकर खा जाएंगे। इसकी बातों में ना आइए। उनकी बातें सुनकर छोटू, अच्छा ठीक ने शेर, इसीलिए मैं उस बरगद के पेड़ के ओठ को बंद करके ताला लगा कर आया हूँ। मैं जानता था चुपचाप मेरे कहे अनुसार करोगे तो 1 महीने में तुम लोग छूट जाओगे, वरना तुम लोगों की छुट्टी कर दूंगा। क्यों, क्या चाहिए? ये सुनकर शेर, नहीं नहीं, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। तब छोटू अपने दोस्त की दुकान पर गया। अपने दोस्त से, इन्हें धनवान को ही बेचो। फिर उस दुकान में चॉकलेट लिलीपुट्स को सजाया। तब उस दुकान पर उस गांव का सबसे धनवान स्वरणजीत का बेटा विश्वाक आया। उसने उन चॉकलेट को देखकर, ये क्या, ये नया आया है क्या? बहुत बढ़िया है। इन्हें देखकर खाने का नहीं, इन्हें सजा के रखने का दिल करता है। ये कितने के हैं?
सब मिलाकर 100 रुपए। विश्वाक पैसे देकर चॉकलेट लेकर घर चला गया। विश्वाक घर जाकर चॉकलेट के साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद वो सो गया। फिर लिलीपुट्स घर में हर जगह जाकर वहां से सारे पैसे गहने सब चुराया। फिर जाते जाते शेर वापस जाकर वहां पर पड़े विश्वाक का फोन उठाकर वापस लिलीपुट के पास गया। ये देखकर कुत्ता, ये फोन क्यों लिया? अरे ये फोन ले गए तो पुलिस उसे ट्रैक करेंगे, तब वो चोर छोटू पकड़ा जाएगा, तब हम अपनी दुनिया में लौट सकते हैं। अब बल्ले बल्ले, अब बल्ले बल्ले। सवेरा हुआ। विश्वाक जागा और देखा तो उसके सारे चॉकलेट खिलौने नजर नहीं आ रहे थे। मम्मी, किसी ने मेरा चॉकलेट खिलौना चुराया है। कहकर रोने लगा। तब उसकी माँ, अरे तेरे चॉकलेट ही नहीं, सारे रुपए और गहने भी लेके भाग गए, कहकर दुखी हुई। तब पुलिस आई। उन्होंने सारे घर की तलाशी ली। फिर स्वर्णजीत के पास आकर, माफ कीजिए, किसी नए व्यक्ति के उंगलियों के या पैरों के निशान नहीं मिले हैं। सर, मेरा फोन भी गायब है। जरूर उन चोरों ने ही उसे चुराया होगा। जरा उसे ट्रैक कीजिए प्लीज। एसआई ने कांस्टेबल को बुलाकर, विश्वाक के फोन को तुरंत ट्रैक करो। कांस्टेबल ने कंट्रोल रूम से संपर्क किया। फिर, सर, उस फोन का लोकेशन मिल गया है। तब एसआई और कांस्टेबल्स सब बाहर आए। फिर उन्होंने लोकेशन ट्रैक करते हुए छोटू के घर पर रेड मारा। वहां छोटू और उसका दोस्त दोनों पकड़े गए। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। विश्वाक वहां आकर अपने चॉकलेट के खिलौनों को उठा लिया, फिर घर ले गया। तब वे खिलौने, विश्वाक, हम खिलौने नहीं, इंसान हैं। हम लिलीपुट हैं। हमें छोटू जबरदस्ती यहाँ ले आया। हमें हमारे दुनिया भेज दो प्लीज। अच्छा, मैंने कभी नहीं सुना। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम में से कौन है जो मेरा फोन ले आया? ये देखो, ये शेर है जो ऐसी हरकत करता है। ये शेर ही हीरो है। इसी के कारण तुम लोग बच गए हो। तब विश्वाक बरगद के पेड़ के पास जाकर उस ओट को खोलकर उन लिलीपुट को उसके अंदर छोड़ा। उन लोगों ने उसे बाय बाय कहकर अपनी दुनिया में चले गए। कोकोनट कटिंग। रघुराजपुर के गांव में आदिराज कहकर एक जमींदार हुआ करता था। आदिनाथ गांव वालों को जो भी फैसला सुनाता था वो कहावत के रूप में ही कहता था। एक बार एक बूढ़ा आदमी आकर, मेरा खुद का बेटा मुझे धोखा दिया है, मेरे खेत और घर को चुराकर मुझे सड़क पर फेंक दिया है जमींदार जी। हमारे ही दीप है कहकर मुंह में रखा तो क्या होगा, मुंह जल जाएगा ना। तब वो बूढ़ा आदमी को कुछ समझ में नहीं आया। आपको ही मुझे कुछ न्याय करना होगा। अंडे सेवा कोई, बच्चे लेने कोई। बूढ़ा आदमी को कुछ समझ में नहीं आया और उधर से चला गया। और एक किसान, हुजूर, पिछले महीने खेत में कीड़े हमले किए थे, बैंड बजाकर उनको कैसे भी भगा दिया। इस साल तो बड़े बड़े हाथी हमला कर रहे हैं हुजूर, आपको ही कुछ उपाय सोचना होगा। अंडा बहुला कीचड़ खाया, अंडी पीसे कुत्ते खाया, और क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट। ये कैसे आदमी है, सलाह पूछे तो कहावत बोलता है, इससे कहने से कुछ भी नहीं होता है, मैं ही कुछ उपाय सोचता हूँ, कहकर चला गया। एक बार आकर कहकर एक मोटा सा आदमी आदिनारायण के पास आकर उनको एक चिट्ठी दिया। उस चिट्ठी में, मेरे प्यारे आदिनारायण, तुम्हारे चड्डी का दोस्त शंकर लिख रहा हूँ। अब तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो मेरा इकलौता बेटा आकार है। इसका नाम की तरह उसका बॉडी बड़ा है लेकिन खोपड़ी छोटा है, इसलिए हमारे गांव में कोई भी उसे नौकरी नहीं दे रहे हैं। इसलिए कृपया करके मेरे बेटे को तुम्हारे पास काम पर रख लो, तुम्हारे साथ रहा तो उसका खोपड़ी खुल जाएगा कहकर मानता हूँ, धन्यवाद, कहकर लिखा हुआ था। अरे तुम तो मेरे चड्डी दोस्त शंकर के बेटे हो, तो तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। मैं पहले तुमको छोटे छोटे काम सिखाता हूँ, बाद में बड़ा काम सिखाता हूँ। मैं जो बोलता हूँ बस वैसे ही काम करना है, बस अकल तो अपने आप आ जाएगा। अकल का झकल में जिंगा ला ला।
जरूर अंकल, आप जैसे कहते हो मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा, देखते रहो। एक दिन आदिनारायण ने आकार को एक टिफिन का बक्से दिया। सुनो, ये मछली का सब्जी मेरी बेटी को बहुत पसंद है, वो बगल वाली गांव में रहती है, मालूम है ना, तुम जाकर उनको दे दो। ठीक है अंकल, कहकर जा रहा था। क्या पैदल जाओगे? ऐसे चलते गए तो सब्जी खराब हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम उस घोड़े के ऊपर जाना, 2 पैर से 4 पैर बेहतर है ना। तब आकार घोड़े पर चढ़े बिना चलते हुए लेके जा रहा था। ऐसे ही वे घोड़े के साथ गांव पार करके जा रहा था। आखिर रात 1 बजे को आदिनाथ का बेटी के घर पहुंचा और दरवाजा को खटखटाया। तब आकर उस लड़की से, आपके पिताजी ने आपके लिए मछली का सब्जी भेजा है, लीजिए। ये क्या? मेरे पिता तो दोपहर को 1 बजे को भेजा था ना, लेकिन तुम तो रात को 1 बजे को लेके आया। कहकर टिफिन बक्से को ओपन किया और छी छी, भास मार रहा है, कहकर उस बक्से को फेंक दिया। आकर अगले दिन घोड़े के साथ पैदल से आदिनाथ घर पहुंचा। अरे किधर चला गया? बीच रात में पहुंच जाए कहकर मेरी बेटी ने फोन करके मुझे बताया, फिर घोड़े के ऊपर सवार करे बिना पैदल क्यों गया? आप 2 पैर से 4 पैर का तेज ज्यादा होता है कहते ना, मैं 4 पैर से 6 पैर को ज्यादा तेजी होता है कहकर सोचा, इसलिए मैं और घोड़ा दोनों पैदल गए थे। अरे तेरी अकल में मेरी शक्ल, अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारे पिता तुमसे छुटकारा पाने के लिए मुझे चिपकाया। और एक दिन आदिनाथ आकार को बुलाकर, रे उधर पड़े हुए नारियल को तोड़कर पानी निकालो, आज हमारे घर को बड़े बड़े मिनिस्टर लोग आ रहे हैं, कहकर फोन में किसी से, छोटा शाम को भी बड़ा सा चड़ी लेकर मारना है। हो अंकल ने जो बोला वो समझ में आया, छोटा नारियल को बड़ा सा चाकू से मारना चाहिए, अब तो मुझे बाहुबली जैसा तलवार चाहिए, सोचा। कुछ देर के बाद आदिनाथ के घर कुछ मिनिस्टर लोग आए थे। वे सब आकर बैठ गए थे। सुना है कि आपका खेत का नारियल पानी बहुत स्वादिष्ट रहता है, हमको भी थोड़ा पिला दीजिए ना। आपके लिए ही सर, मैं अच्छे अच्छे से नारियल चुन चुन कर मंगवाया हूँ, कहकर दूर खड़े आकार से, रे आकार नारियल को काटो। तब आकार एक बड़ा सा तलवार लेकर नारियल को आधे में काटा। रे ये क्या कर रहे हो? तब आकर उनको बात सुने बिना सब नारियल को काट रहा था। तब नारियल का पानी पूरा नीचे गिर गए थे। वो काटना ही नहीं रुक रहा था। रुको रे रुको, अरे भाई रुको, कहकर चिल्ला रहा था। इतने में उन मिनिस्टर को गुस्सा आकर खड़े हो गए थे। घर को बुलाकर हमारे बेइज्जती करते हो, नारियल पानी पिलाऊंगा कहकर पानी को जमीन पर फेंकते हो, अब आपको हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट इस जिंदगी में नहीं मिलेगा। और उधर से चला गया। आदिनाथ बहुत गुस्सा होकर आकार के पास गया। ये तुम क्या कर रहे हो? आपने ही कहा था ना अंकल कि छोटे शाम को भी बड़ा सा डंडा लेकर मारना चाहिए, इसलिए नारियल को भी मैंने बड़ा सा तलवार लेकर काटा। और आपने कब कहा कि इसमें से पानी निकाल के ग्लास में भरना है? आदिनाथ वो सुनकर घस खाकर गिर गया। उस दिन से लेकर आदिनाथ लोगों को कहावत कहना रोक दिया और अच्छे से फैसला सुनाना शुरू किया। ढाबा वेटर बना करोड़पति। एक गांव में आलोक नाम का व्यक्ति रहता था। वो ज्यादा पढ़ नहीं पाया था, कोई काम सीखने की कोशिश कर रहा था, पर उससे कोई काम नहीं हुआ, इसलिए उसे उस गांव में कोई काम ही नहीं देता था। आखिरकार उस गांव में ढाबा चलाने वाला संतोष ने उस पर रहम खाकर उसे वेटर की नौकरी दी। आलोक बड़ी खुशी के साथ उस नौकरी में लग गया। जो ग्राहक ऑर्डर देते थे वो भूल जाता था, छोले की जगह चिकन लाकर देता था। हर रोज वो ग्राहकों से गाली सुनता था। एक दिन संतोष, देखो आलोक, तुम पर रहम खाकर मैंने ये नौकरी तुम्हें दी थी, तुम काम ठीक से नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हारे वजह से ढाबा का नाम खराब हो रहा है, कम से कम अब से जरा तैनात रहो। तब आलोक दुखी होकर, ठीक है साहब, अब से मैं ध्यान से काम करूंगा। एक दिन एक धनवान को आलोक ने टेबल पर लाकर चाय रखा। उसके बाद उसने जेब से नोटबुक निकाला और क्या चाहिए सर? कूल ड्रिंक, लस्सी, बादाम मिल्क या फिर कुछ और सर? उस आदमी ने आलोक के ऊपर चाय फेंका। क्यों रे नामाकूल, कोई चाय पीने के बाद ये सब पीता है क्या? तुझे नौकरी पे किसने रखा? आलोक उस गर्म चाय से हो रहे जलन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये देखकर संतोष बहुत दुखी हुआ। उस दिन रात को ढाबा बंद करने के बाद जब घर जा रहा था आलोक, तो संतोष आलोक से, ये लो आज के बचे कुचे रोटी और सब्जियां, इसे घर ले जाओ और खाकर सो जाओ, कल से मन लगाकर काम करना, तुम चिंता ना करो।
आलोक अपने झोपड़ी में जाकर जो 7 रोटी ले गया था उसे खाने ही वाला था कि किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। इतनी रात को मेरे घर कौन आ रहा होगा भाई? यूं सोचते हुए आलोक ने दरवाजा खोला। उसे एक गेरुए वस्त्र पहनकर दाढ़ी मूछों के साथ एक साधु नजर आया। वो साधु आलोक से, मैं पड़ोसी गांव जा रहा था बेटा, रास्ते में अंधेरा हो गया, क्या कल सुबह तक मैं यहाँ सो सकता हूँ बेटा? जरूर स्वामी, आप अंदर आइए। अपने लिए लाए रोटी को साधु को देते हुए, पता नहीं आपने कब खाया होगा स्वामी, ये रोटी खा लीजिए। उस साधु ने उन रोटियों को खाया। उसके बाद आलोक से साधु, बेटा तुमने अपने लिए लाए रोटी सब मुझे दे दिया, तुम चिंतित नजर आते हो, समस्या क्या है मुझसे कहो, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। मैं अपने बारे में क्या बताऊं स्वामी जी, मैं बहुत मेहनत करके काम करना चाहता हूं पर मुझसे कोई काम होता ही नहीं है। भगवान ने मुझे अकल नहीं दी स्वामी, इसमें आप क्या कर पाएंगे स्वामी जी? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या करूं। बेटा कल से तुम्हारा किस्मत बदलने वाला है, तुम जो भी पकाओगे तुम्हारे हाथ का स्वाद बहुत मजेदार होगा और लोग बहुत पसंद करेंगे। तुम यूं ही मेहनत करो बेटा, तुम अतिशीघ्र करोड़पति बन जाओगे। आलोक ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों रात को उसी झोपड़ी में सो गए। अगले दिन सुबह को जब आलोक ने नींद से उठकर देखा तो वहाँ पर साधु नहीं था। बाद में आलोक जिस ढाबे में काम करता था वहाँ गया। संतोष आलोक से, भाई आ गए, तुम्हारी राह देख रहा था मैं। बिना बताए रसोई ने आज काम पर आना छोड़ दिया, तुम तुरंत रसोई में जाओ और खाना बनाना शुरू कर दो, मैं ग्राहकों को संभाल लूंगा। क्या कह रहे हैं साहब? मुझे तो कस्टमर से ऑर्डर भी लेना ठीक से नहीं आता है, मैं क्या खाना पकाऊंगा? अब ये सब सोचने का वक्त नहीं है, ग्राहक आने वाले हैं, जाओ जाओ। आलोक डरते डरते किचन के अंदर गया। वो खुद नहीं समझ पाया कि सब्जी में क्या क्या डाल रहा है। उसके सामने जो डब्बा पड़ा था उसमें से सब कुछ डालने लगा। उसके बाद सहमा सहमा उसे ले जाकर कस्टमर के सामने रखा। सब ग्राहकों को आलोक के बनाए हुए खाना बहुत अच्छा लगा। सब उसकी खूब तारीफ करने लगे। आलोक समझ नहीं पाया कि ये सब कैसे हुआ। हर रोज हर एक से गाली सुनने वाले आलोक को सबकी तारीफ सुनकर खूब अच्छा लगा। तब उसे पिछली रात को जो साधु ने कहा था वो बातें याद आई। उस दिन रात को ढाबा बंद करने का समय आ गया। संतोष आलोक के पास आया और, मैं नहीं जानता था कि तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो, शाबाश आलोक। तभी एक BMW कार आके ढाबा के सामने रुकी। उस कार में से एक सूट पहना हुआ आदमी उतरा और ढाबे के पास आया। वो संतोष से, अरे हमेशा 5 स्टार होटल में खा खा कर ऊब गया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे ढाबे में आया हूँ। तुम्हारे पास जो भी स्पेशल है सब ले आओ। आलोक ने 4 आइटम बनाए। उन्हें लाकर उसके सामने रखा। उस सूट पहने हुए व्यक्ति ने उन सबको खाया। उसके बाद आलोक से, भाई जिसने ये खाना बनाया है उसे जरा बुलाओ। ये सब मैंने ही बनाया है सर। तब उस व्यक्ति ने आलोक को जोर से गले लगा लिया। तुम्हारा खाना खाया तो माँ की याद आ गई भाई। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं पैसे लगाऊंगा और तुम्हारे लिए एक स्टार होटल बनवाता हूँ। मुझे हर रोज ऐसे खाना बनाकर खिलाओ, बस काफी है। आलोक और संतोष बहुत खुश हुए। बहुत जल्द एक स्टार होटल बना। आलोक के हाथ का खाना खाने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बहुत जल्द बिजनेस खूब चलने लगा। आलोक करोड़पति बन गया। एक दिन आलोक रोल्स रॉयस में उस ढाबे के पास आया। संतोष को 2 करोड़ रुपए दिए और उसे प्रणाम किया। संतोष बहुत खुश हुआ। आलोक ने अपने मन ही मन में उस स्वामी जी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। इतना ही नहीं, आलोक अपनी कमाई से गरीबों को अन्नदान भी करने लगा। गोल्ड स्टोन धोबी वाला। सुखदेवपुरा नाम के गांव में बलदेव नाम का एक धोबी रहता था। वो हर रोज झील के पास जाकर कपड़े धोकर गांव में लाकर देता था। एक दिन इसी तरह कपड़े धोकर जमींदार विराट बाबू के घर गया। उसे देखकर विराट बाबू, क्यों रे बलदेव, मेरे पास शिकायत आई है।
कि आजकल तुम ठीक से कपड़े नहीं धो रहे, ऐसा रहा तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। वैसे इतने छोटे काम के लिए इतना वक्त क्यों लगाते हो? सुना है कि ऊपर से तुम एक जोड़े का 1 रुपए बढ़ाना चाहते हो। ना पानी तुम्हारा ना झील तुम्हारी, फिर दाम क्यों बढ़ा रहे हो? चुपचाप काम करो, डिमांड किया तो जुबान काट दूंगा। अंदर जाओ, मालकिन से कपड़े ले जाओ और ध्यान से धोकर लाना। वैसे भी वो चमेली की तरह सफेद बड़े नाजुक कपड़े हैं, बड़े प्यार से धोना। अगर गड़बड़ किया तो मैं तुम्हें धो डालूंगा, कहकर डांटा। बलदेव अंदर गया। विराट की पत्नी से मैले कपड़े लेकर झील के किनारे जाकर कपड़े धोने लगा। बलदेव अपने आप से, वैसे मैंने ऐसा क्या कह दिया कि विराट बाबू मुझ पर यूं गुस्सा हो रहे थे? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था। बहुत दिनों बाद केवल 1 रुपए बढ़ाया था, इस पर इतना गुस्सा? जो भी मुंह में आया कह दिया। मेरी हिम्मत नहीं हुई, वरना उस विराट को तो मैं यूं धोबी पछाड़ मार कर गिरा देता। यूं जोर से कपड़े मारने लगा तो चमेली की तरह नाजुक सफेद कपड़े फट गए। बलदेव तब हड़बड़ाकर, बाप रे, ये क्या, ये ऐसे फट गए? अरे गुस्से में धोया तो ऐसे कीमती कपड़े खराब हो गए। अरे वो तो मेरी चमड़ी उधेड़ देगा, क्या करूं? यूं सोचकर बाकी कपड़े की गठरी बांधकर घर जाने लगा। तो रास्ते में एक नारियल का पेड़ दिखाई दिया। बहुत प्यास लगी है, कहकर गठरी को नीचे रखकर पत्थर उठाकर पेड़ की ओर फेंकने ही वाला था कि पीछे से एक बंदर आया और गठरी को लेकर भाग गया। ये देखकर बलदेव उस बंदर का पीछा करने लगा। बंदर उस गठरी को ले जाकर एक नहर में फेंक दिया। पानी के प्रवाह में वो गठरी बह गई। ये देखकर बलदेव, बस अब तो मेरा काम तमाम ही समझो। जमींदार के कपड़े तो बिल्कुल फट गए हैं, गांव वालों के कपड़े भी नहर में बह गए हैं। मैं यूं खाली हाथ गया तो मुझे मार डालेंगे, कहकर नहर में कूदने ही वाला था कि नहर की देवता प्रकट हुई। अरे मूर्ख, नहर में क्यों कूदना चाहते हो? क्या है तुम्हारी परेशानी? तब बलदेव ने सब कुछ बताया। बस इतनी सी बात के लिए तुम इंसान यूं परेशान क्यों हो जाते हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। तुम जिस पत्थर पर रोज कपड़े धोते हो वो कोई साधारण पत्थर नहीं है, वो एक सोने का पत्थर है। अब से जब भी तुम उस पत्थर पर कपड़ा धोगे तो हर मार पर सोने के सिक्के बरसेंगे। उन्हें जमा करो और बेचो, बस तुम गांव के जमींदार से भी धनवान हो जाओगे। ये सुनकर देवता को प्रणाम किया और उस पत्थर को घर ले जाकर उस पर कपड़े धोने लगा। उससे सचमुच सोने के सिक्के बरसने लगे। उसका एक ढेर बन गया। उसे देखकर बलदेव, वाह, अब मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। इस सोने के सिक्के के ढेर से मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। अब कोई परेशानी नहीं है, जमींदार की डांट भी नहीं सुनना पड़ेगा। यूं सोच रहा था कि कपड़े धुलकर नहीं लाने के कारण गुस्से में जमींदार विराट बलदेव के घर आया। क्यों रे, कपड़े अब तक क्यों नहीं लाए? मुझसे डर नहीं लगता? मार डालूंगा, खबरदार। तो घर के अंदर से सफेद कीमती कपड़े लाते हुए बलदेव, मालिक, कपड़े धो रहा था कि वो फट गए। ये उन कपड़ों से भी ज्यादा कीमती कपड़े हैं, ये लीजिए, कहकर दिया। उसे देखकर गुस्से में उठाकर फेंकते हुए विराट, चुपचाप मेरे कपड़े मुझे ला दो, नहीं तो तुम मेरा भयानक रूप देखोगे, कहकर डराया। तब बलदेव मन में, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, अब वो कपड़े मैं कहां से लाऊं? विराट से, ये उन कपड़ों से भी ज्यादा कीमती है मालिक, अब के लिए इसे रख लें, नहीं तो उसकी कीमत बताइए, मैं हर्जाना भर दूंगा। यह सुनकर विराट गुस्से से लाल पीला होने लगा। बलदेव से, तो तू अब मुझे पैसे देगा? तेरी ये हिम्मत, तेरी औकात क्या है? वैसे मेरे कपड़े 10,000 रुपए के हैं, क्या तुम इतने पैसे मुझे दे सकोगे? यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं और पैसे भरने की बात करता है। यूं कह रहा था कि बलदेव अंदर जाकर 10,000 रुपए के नोट लाकर विराट को देते हुए, मालिक ये लीजिए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अगर मेरा दिमाग फिर गया तो मैं आपकी हवेली खरीद लूंगा, खबरदार। ये बात सुनकर विराट की बोलती बंद हो गई। विराट अपने मन में, इसकी हिम्मत आई कहां से? इसने अब गुस्से में बोला था या पागलपन में? कहता है कि मेरी हवेली खरीद लेगा, इसके पास इतने पैसे आए कहां से? क्या इसके पास इतने पैसे हैं? कहीं इसे कोई
खजाना तो नहीं हाथ लगा, पता लगाना होगा, कहकर जाने का नाटक करते हुए बलदेव के घर के खिड़की से अंदर झांकने लगा। बलदेव अंदर जाकर, ये जमींदार ज्यादा बकवास करता है, मैं अब पत्थर पर कपड़े धो धोकर खूब सोने के सिक्के जमा करके उसकी हवेली खरीद लूंगा, कहते हुए उस पत्थर पर कपड़े मारने लगा तो सोने के सिक्के बरसने लगे। ये सब देखकर विराट बाबू, अरे ये क्या, ये तो गोल्ड स्टोन है, इससे कपड़े मारते ही सोने के सिक्के बरस रहे हैं, तो इसीलिए यूं पूंछ हिला रहा है ये, इसीलिए कहता है कि मेरी हवेली खरीद लेगा। इसका वो पत्थर गायब करता हूँ, कहकर रातों रात उस पत्थर को चुरा कर हवेली के अंदर ले गया। उस पर कपड़े धोने की कोशिश करने लगा। अब सोने के सिक्के बरसेंगे, खूब सिक्के जमा करके इस हवेली का सबसे धनवान बन जाऊंगा। तो बलदेव पत्थर के गायब होने पर सिर पीटता हुआ रोने लगेगा। यूं सोचते हुए कपड़े को पत्थर पर पीटने लगा तो विराट के पीठ पर दबादब मार पड़ने लगी। हाय रे, बाप रे, कहते हुए और जोर से मारने लगा। वो जितना जोर से पत्थर को पीटता था उतनी ही जोर से उसके पीठ पर मार पड़। हाय रे, ये क्या, बलदेव पीटता है तो सोने के सिक्के बरसते हैं और मैं पीटता हूँ तो मेरे पीठ पर मार बरसता है, मुझे नहीं चाहिए ये पत्थर, कहते हुए बलदेव के घर के बाहर उसे फेंक कर, भाई बलदेव, ये कोई जादुई पत्थर है, लगता है इसे धोने के लिए सिर्फ तुम ही लायक हो, मुझे माफ करो, इसे अपने पास ही रखो। इस तरह बलदेव उस पत्थर से मिले संपत्ति से गांव का भला करते हुए गांव वालों की प्रशंसा का पात्र बना। लालची चिकन वाला। एक गांव में बकासुर नाम का एक चिकन शॉप वाला रहता था। बकासुर बहुत लालची था। संजू नाम का व्यक्ति उसे ऑटो में मुर्गियां लाकर सप्लाई करता था। एक दिन बकासुर संजू से, तुम अपने मुर्गियों को क्या खिलाकर पालते हो? अगर उनका पर निकाल दिया तो उनका वजन 1 किलो भी नहीं रहता। अब से मैं तुम्हें मुर्गी के हिसाब से पैसे नहीं दूंगा, उनके वजन के हिसाब से दूंगा। अरे अरे रहने दो, कोई कपड़े उतार कर वजन देखता है क्या? मैं अपने मुर्गियों को काजू बादाम खिलाकर पालता हूँ। अरे इससे बढ़िया मुर्गियां यहाँ आसपास कहीं नहीं मिलेंगे। अब तुमने ऐसी बात कही, इसलिए अब से हर मुर्गी का 50 रुपए ज्यादा देने होंगे। मर्जी हो तो लो, वरना रहने दो, कहकर चला गया। बढ़ाओ बढ़ाओ, अरे तुमने 50 रुपए बढ़ाए तो मैं उससे 5000 कमाने के तरीके सोचूंगा। अरे तुम मेरे बारे में नहीं जानते, ऐसा उसने सोचा। बाद में बकासुर अपने लैपटॉप पर पूरा इंटरनेट को छानने लगा। यूं उसने इंटरनेट पर एक दिन बिताया। कुछ दिनों बाद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी वाला आदमी बकासुर के पास आया। सर, ये रहे जो आपने ऑर्डर किया था, वो दवाइयाँ और सिरिंज। अगर आपने ये इंजेक्शन डाला तो मुर्गियां 10 मिनट में 100 गुना बड़े हो जाएंगे, लेकिन उन मुर्गियों को जो खाएगा उसका पेट दर्द होना निश्चित है। अरे कोई बात नहीं, मेरे मुर्गियां बड़ी हों बस यही काफी है। अरे उसे खाने के बाद लोगों का क्या होता है, उससे मुझे क्या लेना देना। अगले दिन संजू ने मुर्गियों का डिलीवरी किया। बकासुर ने उनमें से एक मुर्गी को इंजेक्शन लगाया। 10 मिनटों में वो मुर्गी बहुत बड़ी हो गई। ये देखकर बकासुर बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर बाद मोटू नाम का व्यक्ति उसके दुकान पर आया। कल मेरा 25वां सालगिरह है। मैं अपने दोस्तों को बहुत ग्रैंड पार्टी देने वाला हूँ, इसलिए मुझे एकदम बढ़िया 25 मुर्गियां देना। अरे 25 मुर्गियों का क्या करेंगे सर? मेरे पास अफ्रीका से मंगाया हुआ एक जायंट मुर्गी है। वो अकेली मुर्गी 40 लोगों के लिए काफी है। आप अपने दोस्तों को घर में पार्सल भी भेज सकते हैं। इस मुर्गी का दाम केवल 5000 रुपए है, आप खुद ही देख लीजिए, कहकर उस मुर्गी को दिखाया। उस मुर्गी को देखकर मोटू दंग रह गया। बाप रे, इतनी बड़ी मुर्गी! अरे इसे देखो तो लगता है कि ये हमें खा जाएगी। आप चिंता ना करें सर, आप एक लॉरी मंगवा लीजिए। यूं मोटू उस मुर्गी को लॉरी में ले गया। इस तरह बकासुर उन मुर्गियों को इंजेक्शन देने लगा।
बड़े बड़े फंक्शनों के लिए उन जेंट मुर्गियों को बेचने लगा। यूं उसने खूब पैसे कमाए। एक दिन बकासुर का बेटा मिंटू उस इंजेक्शन के साथ खेल रहा था और गलती से उसे कुर्सी में रखकर चला गया। इस बात से अनजान बकासुर जाकर उस कुर्सी में बैठा। बकासुर को वो इंजेक्शन चुभी। 10 मिनट बाद जब बकासुर बाहर आया तो वो जेंट मैन में बदल गया था। वो खुद अपने आप को देखकर डर गया। हे भगवान, ये क्या, मैं इतना बड़ा हो गया? यानी थोड़ी देर पहले जो मुझे चुभी वो इंजेक्शन थी। मैंने तो सोचा कोई पिन चुभ गया होगा। अब मेरे जिंदगी का क्या होगा भगवान? यूं सोच रहा था। बकासुर को गांव के सड़कों पर चलते हुए देखकर लोग डर के मारे भाग जाते। उसे बहुत भूख लगने लगी। वो एक ढाबे में गया। होटल का मालिक उसे देखकर डर गया। अरे डरो नहीं भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे होटल में आज जितना भी चिकन बिरयानी बना हो वो सब मुझे दे दो, मैं खाऊंगा। मैं तुम्हें प्लेट के हिसाब से पैसे दूंगा। यूं बकासुर एक हांडी भर के बिरयानी खा गया। फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी। यूं बकासुर उस गांव के सारे होटलों में जाकर वहां पर बने चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी सब खा गया। यूं उसने जितने पैसे कमाए थे सब खर्च हो गया। फिर भूख मिटाने के लिए उसे अपना घर भी बेचना पड़ा। बाद में गांव में भीख मांगने लगा। कोई उसे खाना नहीं खिलाता था। एक दिन एक झोपड़ी के पास गया। माई, भूख के मारे जान निकली जा रही है, थोड़ा सा खाना हो तो खिला दो। झोपड़ी में बैठी बुढ़िया। बेटे, तुम्हारे भूख मिटाने की शक्ति भगवान ने मुझे नहीं दी है, लेकिन एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना। तुमने पैसों की लालच में आकर मुर्गियों को इंजेक्शन देकर अपना ये हाल बना लिया है। इसीलिए ध्यान से सुनो, लालच छोड़ो और भगवान से प्रार्थना करो। हो सकता है फिर से तुम साधारण आदमी में बदल जाओ। अब बकासुर उस गांव में रह नहीं पाया। वो अपने पत्नी और बेटे को लेकर उस गांव को छोड़कर जा रहा था। तभी उसके सामने एक साधु प्रकट हुए। मिंटू ने उन्हें सब कुछ बताया और उनसे प्रार्थना की। भगवान ने इसे सही सजा दी है, लेकिन तुम लोगों को देखकर मुझे तरस आता है, इसलिए इसे फिर से साधारण व्यक्ति में बदलता हूँ, कहकर हाथ हिलाया। तब बकासुर एक साधारण व्यक्ति में बदल गया। दोबारा मुर्गियों को इंजेक्शन दिया तो तुम्हारा भी फिर वही हाल होगा, खबरदार। उस दिन से बकासुर ईमानदारी से चिकन शॉप चलाने लगा। लालची एक पराठा वाला। किस्मतपुर नाम के गांव में जोशी और पटवारी नाम के दो व्यक्ति ढाबा चला रहे थे। पटवारी ईमानदार था, इसीलिए सब पटवारी के ढाबे पर ही जाते थे। इसी कारण जोशी हमेशा पटवारी से लड़ता रहता था। एक दिन जोशी के ढाबे पर उसका दोस्त पंडित आया। क्यों भैया, सुना है कि तुम बिजनेस खूब बढ़िया चला रहे हो। हमारे गांव में बस तुम्हारी चर्चा होती रहती है। तभी जोशी की पत्नी राधिका वहां आई और ये बात सुनकर, आपके गांव में क्या चर्चा हो रही है भैया? और क्या बात करेंगे भाभी, कहते हैं कि आपके ढाबे के बाहर हमेशा भीड़ लगी रहती है। अच्छा, वो कि हमेशा सामने वाले ढाबा के पटवारी से लड़ते रहते हैं, तो गांव वाले आकर उस झगड़े को रोकने की कोशिश करते रहते हैं। आपके गांव वालों ने ये देखा होगा और सोचा होगा कि काफी भीड़ लगी रहती है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? क्या यहाँ लोग नहीं आते ढाबे में खाने के लिए? अरे कहाँ से आएंगे? इनकी कंजूसी के कारण जो एक आध व्यक्ति भी आ जाते हैं वो भी चले जाते हैं बिना खाए। तुम चुपचाप अंदर जाओ, हमेशा मेरे खिलाफ बोलती रहती हो। तब राधिका गुस्से में अंदर चली गई।
अरे भाई इतने नाराज क्यों होते हो? अरे जब तब अपडेट होते रहना पड़ता है, वरना अगला हमें कुचल देगा। मैं कुछ दिन पहले एक गांव गया था, वहाँ पर मैंने एक पराठा खाया था। अरे वाह यार, वो इतना स्वादिष्ट था कि क्या बताऊं। तुम एक बात जानते हो, वो सिर्फ एक पराठा बेचकर हर रोज 50,000 रुपए कमा लेता है। अगर तुम कहो तो मैं बनाकर दिखाता हूँ। यूं पंडित ने एक पराठा बनाया, फिर उसने जोशी को खाने के लिए दिया। ये खाकर जोशी, अरे वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया है। कैसे बनाया? कोई खास नहीं यार, जैसे ही रोटी फूलने लगे उसे बीच से काट कर उसमें हरी मिर्च और प्याज मिलाए हुए अंडे को फोड़कर बंद किया। उसके बाद धीमी आंच में उसे पलटते हुए सेको तो बस क्या बताऊं यार, उसका स्वाद अलग होता है। अरे वाह, तूने तो बहुत कमाल का आइडिया दिया यार। इस बार तो छोड़ दो, अगले बार जब तुम आओगे तो यहाँ का एक पराठा तुम्हें भी नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। अरे यार, मैं तेरे बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, तुम इसमें कोई कंजूसी ना करो वरना मुसीबत में पड़ जाओगे, कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन से राधिका और जोशी ने मिलकर एक पराठा बनाना शुरू किया। उसका स्वाद चखकर लोग बहुत खुश हुए और गांव भर में जोशी के पराठे के बारे में खबर फैल गई। नतीजा ये हुआ कि पटवारी का धंधा एकदम ठप पड़ गया। एक दिन जोशी अपने पत्नी के पास एक बड़ा सा सिरिंज लेके आया। उसे देखकर राधिका, ये क्या है? आप इसे किस लिए लाए हो? जानती हो ये क्या है? ये है एग मिक्सर सिरिंज। मैंने पहले ही इसमें अंडा मिला दिया है। बस अब इसे पराठे में चुभाएंगे और पराठे को सेकेंगे। पराठा एकदम अंडे वाला पराठा बन जाएगा। वो तो ठीक है, पर आप कह रहे हो कि अंदर एग है, लेकिन ये तो अंदर पानी की तरह पतला है। होगा क्यों नहीं, मैंने उसमें 3/4 पानी मिलाया है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अभी अभी धंधा चलना शुरू हुआ है और तुम अभी से ऐसे काम कर रहे हो। अंडे में पानी मिलाया तो उसे फूड पॉइजनिंग हो सकता है या फिर सांस की परेशानी होती है और इसकी वजह से मार भी पड़ सकती है। मैं ऐसे काम नहीं करने वाली। अगर इतना ही शौक है तो तुम ऐसे काम करो, मार खाओ और घर आओ। यूं कहकर गुस्से में वहाँ से चली गई। अगले दिन से जोशी अकेला पराठे में सिरिंज चुभाकर एक पराठा बनाकर लोगों को खिलाने लगा। यूं उसने एक हफ्ता बेचा। एक दिन एक कस्टमर पराठा खाते हुए, ये क्या भैया, पराठे में कुछ फर्क दिख रहा है, बड़ा अजीब बास मार रहा है। एक हफ्ते पहले भी मैंने खाया था, तब मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ था। बास मारता है? अरे कुछ और बहाना बना लेते। देखो भैया, खाना हो तो खाओ वरना चलते बनो। मैं जानता हूँ कि तुम पटवारी के आदमी हो। कहकर वो अंदर चला गया। तभी पंडित वहां पहुंचा। कस्टमर ने पंडित को सब कुछ बताया। अरे भैया, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो कोई गलत काम नहीं करेगा। अगर तुम्हें इतना ही शक हो रहा है तो तुम खुद ही अंदर जाकर देख लो, कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो कस्टमर ने बाकी लोगों को अंदर बुलाया। कस्टमर लोगों से, देखा, वो कमीना अंडे में पानी मिलाकर लोगों के सेहत के साथ खेल रहा है। ये सब खाएंगे तो हम ही बीमार पड़ेंगे। पकड़ो इसे और खूब मारो। ये सुनते ही लोगों ने जोशी को पकड़ा और उसे खूब मारा। ये देखकर पंडित अपने मन में, बाप रे, लगता है कि लोग बहुत गुस्से में हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं इसका दोस्त हूँ तो मुझे भी पकड़कर मारेंगे, कहकर वहाँ से चुपचाप खिसक गया। बाद में लोगों से बचकर जोशी भी वहां से भाग गया। माँ बाप सरप्राइज गिफ्ट। शिवदासपुर नाम के गांव में छोटू मोटू नाम के दो भाई रहते थे। सारा गांव उन्हें गाली देता रहता था कि वो आवारागर्दी करते हैं।
पर उनके पिताजी उन्हें कुछ नहीं कहते। एक दिन उनके मामा जी मल्होत्रा उनके घर आए। क्यों छोटू, क्या कर रहे हो? बस खा पी कर आवारागर्दी करते हो या कोई काम भी करते हो? अरे कम से कम गधे को देखकर कुछ तो सीखो, वो गधे की तरह काम करता है। अरे तुम लोगों की तुलना उस गधे के साथ करता हूँ तब भी तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तुम दोनों कब सुधरोगे? अरे हाँ, वैसे तुम्हारा बड़ा भाई मोटू कहाँ है? वो बस खाता रहता है? बस खा पी कर फूलता जा रहा है। क्या तुम लोग अब घर का दरवाजा भी तोड़वाओगे? क्योंकि वो इस दरवाजे के अंदर तो आ नहीं पाएगा, है ना? ये सुनकर छोटू को बहुत गुस्सा आया। देखिए मामा जी, आप चाहे मुझे जितना कहना है कह लो, पर अगर आपने दादा के बारे में एक भी बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि एक तो मुझे काम पसंद आने चाहिए, काम करने वाली जगह पसंद होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, जिसके लिए काम कर रहा हूँ वो भी मुझे पसंद होना चाहिए। ऐसे मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, पर हमारे मोटू दादा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बेचारे कहीं भी काम कर लेते हैं, किसी के लिए भी काम कर लेते हैं। ये अलग बात है कि कहीं भी 2 दिन से ज्यादा टिकते नहीं है वो, वही उनकी कमजोरी है। अरे ये कैसी कमजोरी है? तो फिर किसी डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करा लेते तुम दोनों? कमबख्त तो, अरे सुनने के लिए कोई तैयार हो तो तुम लोग तो बस कहानी बनाते ही जाते हो। कमबख्त कहता है वीकनेस है, वीकनेस। अरे 2 दिन में जो काम देता है उसे पता चल जाता है कि इससे काम तो होगा नहीं, इसीलिए इसे धक्के मार के निकाल देते हैं, इसीलिए घर आकर बैठ जाते हैं, है ना? अरे जरा बाहर देखो तो सही कि दुनिया कितने आगे बढ़ रही है और नौजवान तो कितने ही चुस्त हैं। अरे कम से कम कंप्यूटर सीखो, यूट्यूब ये सब सीखो। यूं बेकार लफंगों की तरह क्यों घूमते रहते हो? अरे तुम्हारे माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, कम से कम अब तो उनकी सेवा करना शुरू कर दो। क्यों? उन्हें डांट कर चला गया। तब छोटू और मोटू सोच में पड़ गए। मामा के जाने के बाद, यार छोटू, मामा के डांट की वजह से नहीं, वैसे दिल कर रहा है यार, कुछ ना कुछ हमें भी काम करना चाहिए। तुम तो जानते ही हो कि मैं एकदम बुद्धू हूँ, पर तुम तो बहुत होशियार हो। तुम तो काम करते नहीं, कहते रहते हो कि वो मुझे पसंद नहीं है, ये काम पसंद नहीं है। इसीलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, वो ये कि तुम मेरे पास काम करो। मैं तो तुम्हें पसंद हूँ ना, और तुम्हारे काम करने की जगह अपना घर भी तो तुम्हें पसंद है ना। यार मोटू, तुम कह तो सही रहे हो। अब जिसके लिए काम कर रहा हूँ और जहाँ काम कर रहा हूँ वो दोनों मुझे पसंद आ गए, लेकिन काम क्या है वो भी तो पसंद आनी चाहिए ना। अरे कोई खास बात नहीं है, हम अपने घर के बाहर ही सीमेंट के ईंटें बनाकर बेचते हैं। इस तरह कमाए हुए पैसों में से माँ बाप के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद कर देते हैं, वो उसे देखकर खुश हो जाएंगे। अरे वाह मोटू, तुम्हारे आइडिया तो बहुत बढ़िया है, चलो आज ही काम पर लग जाते हैं, कहकर सीमेंट के ईंटें बनाकर बेचने लगे। लेकिन जब ईंटें तैयार हुई तो कोई उसे खरीदने नहीं आया। यार मोटू, जैसे तूने कहा था वैसे हमने ईंटें तो तैयार कर ली, पर इन्हें खरीदने कोई क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे इसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। इन ईंटों को मार्केट में जिस दाम पर बेचते हैं उससे 5 रुपए कम में ही हम बेचेंगे, तब सब हमारे पास आकर ही खरीदेंगे। अरे वाह मोटू, क्या आइडिया लगाया है, ऐसा ही करते हैं, कहकर छोटू, आओ भाई आओ, सस्ते दामों में ईंटें ले जाओ, एकदम मजबूत और टिकाऊ ईंटें, और सस्ते दामों में आओ ईंटें ले जाओ, छोटू मोटू के ईंटें। इन ईंटों से घर बनाओगे तो घर बहुत सालों तक मजबूत खड़ा रहेगा। आओ भाई आओ, कहकर बेचने लगा तो उनके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। इस तरह उन्होंने खूब पैसे कमाए। ऐसे बेचने के कारण उसी एरिया का ईंटों का व्यापारी बहादुर उनके पास आया और, अरे छोटू मोटू, तुम लोग इस धंधे में क्यों उतरे हो भाई? अरे किसी के पास चुपचाप नौकरी कर सकते हो ना, तुम आकर हमारा धंधा क्यों बिगाड़ रहे हो? ये ठीक नहीं है, तुम लोग यूं सस्ते में बेच रहे हो तो मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। चुपचाप अपना धंधा बंद कर दो, नहीं तो तुम मुझे नहीं जानते, कहकर उन्हें चेतावनी दी। पर छोटू और मोटू उससे बिना डरे अपना धंधा करते रहे। कुछ ही दिनों में उन्होंने खूब सारे पैसे कमा लिए। एक दिन मोटू, यार छोटू, बहुत ही कम समय में हम बहुत कामयाब हो गए, खूब सारा पैसा भी कमाया। अब हम अपने माँ बाप के लिए कोई मजेदार गिफ्ट खरीदते हैं जिसे उन्हें हमेशा याद रहे। हाँ यार, लेकिन खरीदेंगे क्या? माँ के लिए कुछ सोने के जेवर खरीद ले और पिताजी के लिए रेशमी कपड़े। अरे वो तो खरीदेंगे ही यार, अब बचपन से पिताजी साइकिल में पानी पूरी बेच बेच कर हमें बड़ा किया है ना, इसलिए हम पिताजी के लिए एक कार खरीद कर देते हैं।
अरे वाह, एकदम बढ़िया आइडिया है यार। चलो तुरंत शोरूम जाते हैं और पिताजी के लिए कार बुक कर देते हैं, कहकर दोनों शोरूम की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने एक नई कार खरीदी। बहादुर ने उन्हें नया कार खरीदते हुए देख लिया। बहादुर अपने मन में, अब इन कमीनों ने इतना पैसा बना लिया कि 25 लाख का कार खरीद रहे हैं। नई गाड़ी खरीदने की खुशी नहीं होनी चाहिए इन्हें। मैं इन्हें खुश रहने नहीं दूंगा, कहकर उनके पीछे पीछे जाने लगा। छोटू और मोटू घर गए और अपने माँ बाप के आंखों को बंद किया। ये देखकर छोटू की माँ, क्या बेटे, ये छुपन छुपाई क्या है? अब तुमने हमारी आंखें क्यों बंद कर दी बेटे? तुम हमारे आंखें क्यों मूंद रहे हो बेटा? माँ, आज तक सब हमें गाली देते रहते थे कि हम निकम्मे हैं, कोई काम नहीं करते। इसीलिए हमने बहुत मेहनत करके ये ईंटों का धंधा किया है। इसमें हम बहुत कामयाब रहे माँ। इन पैसों से आप दोनों के लिए हमने एक बहुत बढ़िया गिफ्ट खरीदा है, आओ दिखाते हैं, कहकर उन्हें बाहर लाए और आंखें खोलने को कहा। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो उनके सामने एक नई गाड़ी बिल्कुल रिबन बांधे हुए खड़ी थी, लेकिन उस कार के ऊपर किसी ने गोबर के उपले डाले हुए थे। ये देखकर छोटू को बहुत गुस्सा आया। यार मोटू, ये हो ना हो उस बहादुर का ही काम है। चलो चलते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ के आते हैं। अरे बेटा रुको, अरे ये गोबर तो धोने से चला जाएगा, अब इसके लिए उसका हाथ पैर तोड़ोगे, फिर पुलिस केस में फंसोगे। ये सब झंझट में क्यों पड़ते हो बेटा? तुम दोनों ने बड़े प्यार से हम दोनों के लिए कार खरीदा है, इस वक्त को ऐसे ही खुशी भरा रहने दो। उस गोबर को धो डालकर हम खुशी खुशी कार में सैर करके आते हैं। चलो बेटा। इस तरह कार को धोकर उसमें बैठकर खूब सैर करके आए। यूं अपने नालायक बच्चों को लायक बनते देख माँ बाप बहुत खुश हुए। मैजिकल मनी चक्की। एक गांव में सियाजी नाम का एक आटे की चक्की वाला रहता था। सियाजी बहुत लालची था। लोग गेहूं लाते तो चक्की में डालकर आधे गेहूं को वो हड़प लेता था। फिर शाम को वो सारा आटा होटलों में बेच देता था। इतना ही नहीं, सियाजी ने जो बेईमानी से पैसे कमाया वो सारा पैसा अधिक ब्याज पर लोगों को कर्ज पर देता था। वो उधार नहीं लौटा पाते तो उनका घर और जमीन को अपने नाम पर कर लेता था। एक बार सियाजी ने नादानी नाम के व्यक्ति का खेत अपने नाम कर लिया। कुछ दिनों बाद नादानी का बेटा लट्टू शहर से लौटा। बात जानकर लट्टू नादानी से, ये आपने क्या किया पिताजी? 1 लाख रुपए उधार लेकर उससे खेत में अनाज उगाकर जब वो खेत की फसल कटने के लिए तैयार हो रही थी तो 10 लाख रुपए का खेत उसके नाम कर दिया। वैसे हुआ क्या था? लिया तो 1 लाख रुपए था बेटा, पर सियाजी ने ब्याज पर ब्याज डाला और मूलधन पर सेंट्रल जीएसटी, ब्याज पर स्टेट जीएसटी, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स, यूं कहते हुए उसे 10 लाख कर दिया। मेरे पास खेत लिखकर देने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था बेटा। वैसे उसके बारे में जानते हुए भी उससे उधार लिया, ये मेरी बेवकूफी थी। गलती आपने नहीं किया पिताजी, आपके भोलेपन का फायदा उठाकर आपको धोखा दिया, ये बड़ी गलती उसने की है। अब देखिए उसके लालच का फायदा उठाकर उसे मैं कैसे बदला लेता हूँ। उस रात को लट्टू ने सियाजी के दुकान का शटर खोला। उस आटे के चक्की में 20,000 रुपए रखा। अगले दिन सवेरे सियाजी ने जैसे ही शटर खोला तो लट्टू 1 किलो गेहूं लेकर उसकी दुकान पर आया। सर, ये गेहूं लेकर उस चक्की में डालें, पर उस चक्की से जो भी बाहर आएगा वो सब मेरा है। पहले ही बता देता हूं, उसमें से जो भी आए वो मेरा है। चाहे तो मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा। अरे कितने बार बोलोगे? चक्की से बाहर क्या निकलेगा? आटा ही ना। ऊपर से तुम 1,000 रुपए दे रहे हो। लगता है कि तुमने पहले कभी आटा नहीं पिसवाया है। ठीक है, उसमें से जो भी निकले वो तुम्हारा। ठीक है, खुश? वो गेहूं देना, कहकर गेहूं को चक्की में डाला। बस उसमें से रुपए गिरने लगे। सियाजी ये देखकर दंग रह गया। लट्टू ने वो 50,000 रुपए लेकर, ये लीजिए आपका 1,000 रुपए, कहकर उसे देकर चला गया। सियाजी कुछ समझ नहीं पाया।
अगले दिन लट्टू 2 और बोरी गेहूं लेकर सियाजी के दुकान पर आया। लट्टू सियाजी से, सियाजी सर, पहले ही बता देता हूँ, इस चक्की में से जो भी निकले वो मेरा होगा। भैया तुम ये गेहूं ला कहां से रहे हो? ये कोई साधारण गेहूं नहीं है, ये जादुई गेहूं है। ये मुझे करेंसी बाबा जी दे रहे हैं। कल मुझे 1 किलो गेहूं दिया, आज 100 किलो गेहूं दिया, कल मुझे 1000 किलो गेहूं देंगे, ऐसा कहा उन्होंने। पहले इन्हें चक्की में डालिए तो सही, जो 50 लाख रुपए आएंगे उससे मुझे जुआ खेलना है। मैं नहीं मानूंगा, ये चक्की मेरी है, इसीलिए तुम गेहूं मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, तुम वो गेहूं मुझे दे दो। अरे वाह, 50 लाख देने वाले गेहूं मैं तुम्हें 5 लाख में दे दूं? क्योंकि चक्की आपकी है तो मैं आपको 30 लाख में दे दूंगा गेहूं। मंजूर ना हो तो कहिए, पड़ोसी गांव की चक्की में ले जाता हूं। सियाजी अपने मन में, ये चला गया तो 30 लाख का घाटा हो जाएगा। यूं सोचकर, ठीक है, ये लो पैसे, गेहूं वहां रख दो, कल और गेहूं लाना ना भूलना और कहीं ना ले जाना, कहकर 30 लाख रुपए उसे दिया। वाह, क्या डील किया सर आपने। कल मैं फिर आऊंगा, इस गेहूं को कोई देख ना ले, इसे छिपा कर रखें, कहकर चला गया। सियाजी बाकी ग्राहकों को भेज दिया और उस गेहूं को पीसने लगा। उसमें से केवल आटा निकल रहा था, एक भी नोट नहीं निकला। यूं शाम तक सियाजी 2 बोरी गेहूं का आटा पीस चुका था। शाम को सियाजी, अरे ये क्या, गेहूं डाला तो बस आटा ही निकल रहा है, कहकर चिल्लाने लगा। तभी दुकान पर आया एक लड़का। आटे की चक्की में आटा नहीं तो और क्या आएगा चाचा जी? सियाजी को बात समझ में आ गई। हाय रे, मैं तो लुट गया, कहकर जोर से सिर पीटने लगा। लट्टू उन पैसों से पिताजी को 3 एकड़ जमीन खरीद कर दिया। फिर लट्टू शहर चला गया। पिताजी नादानी बहुत खुश हुआ। राइस फील्ड फार्मिंग। डोलकी नाम के गांव में उर्मिला लखन नाम के पति पत्नी हुआ करते थे। वे खेती करके अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तभी उनका दूर का रिश्तेदार दुर्गेश उनके घर आया। दुर्गेश के हाथ में एक प्लास्टिक भरकर मछली भरी हुई थी। क्यों उर्मिला, कैसे हो? तुम्हारे पति लखन कैसे हैं? अब भी वही खेती करते हुए मेहनत कर रहे हो क्या, या छोड़कर कोई दूसरा व्यापार कर रहे हैं? वैसे तुम्हारे पति को उतना घमंड क्यों है? कोई कितना भी सलाह देता है वो सुनता ही नहीं। पता नहीं कैसा इंसान है। बच्चे कैसे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज फीस वगैरह कैसे चल रहा है? सब ठीक है चाचा जी, हमारे पास 3 एकड़ की जमीन है, उसे ही बेचकर जी रहे हैं। वो बदलेंगे नहीं, ना ही वो जमीन पर कोई दूसरा काम करेंगे। और बच्चे की फीस, वो तो हमेशा हमारी परेशानी होती है। ठीक है उर्मिला, तुम्हारे दर्द को दूर करने के लिए मैं एक मार्ग बताता हूँ। ये लो, ये मछली के बच्चे हैं, इन्हें अगर पालोगे तो हर दिन लाखों बच्चे देगी। फिर इन मछली को बड़ा करके बेचकर खुशी से जी सकती हो। सारे प्रॉब्लम्स एक ही झटके में दूर हो जाएंगे। ठीक है चाचा जी, इन्हें लेकर हम क्या करेंगे बताइए? और इनका पालन करने के लिए एक तालाब की जरूरत है। हमारे पास मछली वाले तालाब कहाँ हैं? अगर अब खेत को निकालकर तालाब बनाना है तो खूब खर्चा होगा और हमारे पास उतना नहीं है। वो सब की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, इन मछलियों को अच्छे से राइस फील्ड में ही उगाया जा सकता है, जो जल्दी उग जाता है। ऊपर से इनकी वजह से खेत को अमोनिया, कीटनाशक दवाई मिलकर फसल भी अच्छी तरह उगेगी। एक ही तीर से 2 निशाने। एक और बात, इतनी मछलियों में एक सोने की मछली होगी, वो तुम्हें मिल गई तो वो रोज एक सोने का अंडा देगी। ये क्या बोल रहे हैं? खेत में मछली को पालना वहाँ तक विश्वास किया जा सकता है, लेकिन ये सोने का अंडा क्या है? लगता है आपको कोई ये बातें बताकर धोखा देने की कोशिश किए होंगे। कहीं धोखा खा तो नहीं गए? कितने में खरीदे इन मछलियों को? तुम्हारा अनुमान का मुझे अंदाजा हो गया। ये मुझे एक स्वामी जी ने दिया है। मैं अपने खेत में मछलियों को, राइस को एक ही साथ डाला हूँ। जैसे उन्होंने कहा वैसे कुछ दिनों बाद मुझे एक सोने की मछली नजर आई। वो हर दिन सोने का अंडा देती है। उसी से हम आज बहुत रिच हो गए हैं। और नहीं तो क्या, कभी किसी किसान को कार में घूमते हुए देखे हो क्या? मैंने जो नई कार, नया बंगला खरीदा है वो सब उस सोने वाले अंडे के कारण ही हो पाया है। जब तुम्हें पैसे मिल जाए उसके बाद ये सोने की मछली को किसी और को मुफ्त में देना होगा। ये स्वामी जी का दिया हुआ शर्त है। अगर वो नहीं करके सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए रखे तो अचानक सब गायब हो जाएगा।
पता नहीं जो आप कह रहे हो वो पूरी तरीके से एक कहानी की तरह ही नजर आ रही है, लेकिन अगर ये सच हो गया तो हम भी आपकी तरह कुछ अच्छा कमा लेंगे। कहते हुए उनसे वो मछलियों को लेकर अपने पति का इंतजार करने लगी। पति खेत से आते ही उर्मिला, ओ जी, ये दुर्गेश चाचा आकर गए थे, ये देखो ये मछलियाँ दिए हैं, इन्हें हमारे राइस मिल में ही पाल लिए तो हमारे लिए बहुत खुशनसीबी होगी। कल जब खेत जाऊंगा लेकर जाऊंगा और दाल भी दूंगा। कहकर अगले दिन जब वो खेत जा रहा था तो पत्नी के दिए मछलियों को लेकर गया, वहां खेत में छोड़ दिया। हर दिन मछलियों के बच्चों से लखन, ओ मछलियाँ, तुम्हारे बारे में शायद मेरी पत्नी बहुत ज्यादा विश्वास करती है। अगर मुझे सच भी ना लगे तो उसके भोलेपन के वजह से मानने का दिल कर रहा है। आप ध्यान से बढ़ना। यूं हर दिन उन्हें देखता था तो एक दिन अचानक उसे राइस फील्ड में गोल्ड फिश दिखाई दी। उसे देखकर लखन, अरे जैसे उर्मिला ने कहा, सच में यहाँ गोल्डन मछली दिखाई दी। ये सच में सोने वाली अंडा देगी क्या? सोचकर वहां जाकर देखा वो खेत के पानी में सोने का अंडा देने लगी। वो देखते ही लखन खुशी से पागल हो गया था। जाकर सोने के अंडे को लिया और आकर पत्नी को दिखाया। हे उर्मिला, हमारी किस्मत चमक गई। अब सारे गम दूर भाग गए। अब कोई गम नहीं। तुम्हारे चाचा जी ने जो बोला है वो सच ही है। वो मछली ने सोने के अंडे दे दिए। ये सुनकर उर्मिला बहुत खुश हुई। सोने के अंडे से वो पुराना घर बेचकर नया घर खरीद लिए। उनकी लाइफस्टाइल बदल दिए, फिर नई कार भी खरीदे। उसके बाद उर्मिला लखन को बताई, ओ जी, उस सोने के अंडे से हमें जो भी चाहिए हमने खरीद लिया है। अब इस मछली को ले जाकर हमें किसी और को देना होगा ना। शायद आप भूल गए हैं, अब जाकर किसी और को दे दो। अरे पगली, हमारे हाथ ये सोने का अंडा लगा है, ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए। दूसरों में बांट दो तो उनमें और हम में फर्क क्या होगा? इसलिए मैं कुछ बांटने वाला नहीं हूँ, ये हम ही रख लेंगे। नहीं जी, हम उसे दूसरों को देंगे तभी हमारा धन हमारे पास रहेगा, वरना हम फिर से गरीब हो जाएंगे जी। बोलने पर भी उसकी बात पर वो विश्वास नहीं किया और वो मछली किसी और को नहीं दिया। अगले दिन उसकी पूरी दौलत गायब हो गई थी। नया घर पुराना हो गया था, कार भी गायब हो गई थी। तब उसे समझ आया स्वामी जी और उसकी पत्नी की कई बातें सच थी, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था। ट्रैक्टर मोबाइल टावर। बिंदास कंपनी का मालिक सुनील ने योयो नाम का एक मोबाइल कंपनी शुरू किया। मेरे कंपनी का मोबाइल लीजिए, सिग्नल की कोई परेशानी नहीं होगी, एक क्षण भी गंवाए बिना आप अपने बंधु मित्रों के साथ बात कर सकते हैं, ऐसे कैप्शन के साथ प्रचार शुरू किया। इस तरह देश भर में लोग उस मोबाइल कंपनी का कनेक्शन लेने लगे। एक दिन वो ऑफिस में मीटिंग में था कि उसके गांव से उसके दादाजी सॉल्यूशन सुंदर ने फोन किया। बेटा सुनील, तूने लोगों को वादा किया था कि तेरे योयो मोबाइल से सिग्नल की परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, पर तेरे दादा के फोन में ही सिग्नल का प्रॉब्लम है बेटा। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि ये योयो का ही सिम है। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे। कल सवेरे तक मेरे मोबाइल में सिग्नल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं खुद मीडिया के सामने जाकर मेरे पोते के कंपनी में सिग्नल की प्रॉब्लम है, उसका सिम इस्तेमाल ना करें कहकर स्टेटमेंट दूंगा, आगे तेरी मर्जी कहकर उसे चेतावनी दी। ये सुनकर सुनील हड़बड़ा गया। मीटिंग को कैंसिल करके अपने कोर टीम को बुलाकर उनको समस्या बताया। देखो, मेरे दादाजी सॉल्यूशन सुंदर के मोबाइल में सिग्नल प्रॉब्लम है, कल सवेरे तक उसको सॉल्व नहीं किया तो समझो अपनी कंपनी डूब जाएगी, फिर आप लोगों की नौकरी का जिम्मेदार मैं नहीं। तब प्रताप अग्रवाल नाम का सीनियर एग्जीक्यूटिव, सर, हमने उस गांव में एक जगह सिग्नल टावर रखा था, पर वहाँ बंदर टावर पर चढ़कर कूदते रहते हैं सर, इसलिए हर बार उस टावर का रिपेयर करना पड़ता है, इसीलिए वहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है सर। तो फिर क्या किया जाए? अब बंदर पकड़ने वाले को भेज दें वहाँ पे? आई नीड सॉल्यूशंस मैन। आप लोगों के पास आइडिया नहीं है तो आप लोग हट जाओ, जो एक ब्रिलियंट आइडिया के साथ आएगा उसे ही मैं ये काम सौंपूंगा। सर, एक डाउट है सर, आपके दादाजी हर रोज सवेरे वॉकिंग करते हैं और गांव के बाहर भी चले जाते हैं सर। अब गांव के बाहर सिग्नल कहाँ होता है सर? वो तो एक जगह टिकते नहीं और हर जगह सिग्नल्स मिलना मुश्किल है ना सर। वैसे भी बूढ़ा हो चले हैं सर, एक जगह बैठकर राम नाम जपने के बजाय वो ये सब क्यों करते हैं सर? तब सुनील ने उसे घूर कर देखा
भैया वो एक फ्रीडम फाइटर हैं। गांव में नल काम ना करे तो म्युनिसिपैलिटी को फोन करते हैं, गली में कुत्ता दिखे तो ब्लू क्रॉस को फोन करते हैं, किसी को खून की जरूरत हो तो रेड क्रॉस को फोन लगाते हैं। यूं जब तक वो समस्या का सोल्यूशन ना निकाले वो चैन से सो भी नहीं पाते, इसलिए सब उनको सोल्यूशन सुंदर कह के ही बुलाते हैं। अब अगर उनका ये सिग्नल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो हमें चीर के रख देंगे। समझा करो यार, तुम लोग ये ना सोचो कि अपने कंपनी का बॉस एक बूढ़े से इतना क्यों डर रहा है। अपने कंपनी का 70% शेयर्स उनके नाम ही है। सो प्रताप, वी नीड सॉल्यूशन। तब सब सिर खुजाते हुए सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगे। जो बढ़िया आइडिया देगा उसे साउथ इंडिया ऑपरेशंस का चीफ बना दूंगा। तब प्रताप को लगा कि मानो किसी ने उसके सीने में भारी सा पत्थर रख दिया हो। बाकी सबको ये सुझाव अच्छा लगा, पर उनके दिमाग में कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी उनके जूनियर एक लड़की अनुष्का, सर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, पर वो टेम्पररी सॉल्यूशन है सर। ऐसा है कि अगर हम एक ट्रैक्टर पर सिग्नल टावर को लगाकर उसे उनके पीछे पीछे जाने दे तो कोई समस्या नहीं होगी सर। ये सुनकर सुनील, वाओ वंडरफुल, अद्भुत, पहले वो कीजिए, इस लड़की को साउथ इंडियन चीफ अपॉइंट कीजिए। इस तरह अनुष्का को वो पोस्ट मिला तो सीनियर प्रताप अग्रवाल को बहुत गुस्सा आया। अरे ये क्या, इसे आए जुम्मे 4 दिन नहीं हुए और अभी से ये मेरी नौकरी खा गई। किसी तरह उस लड़की को उस पोस्ट से हटाना होगा, उसके लिए योजना बनाता हूँ, ऐसा सोचा। गांव में सॉल्यूशन सुंदर के घूमने के इलाके में ट्रैक्टर मोबाइल टावर का प्रबंध किया गया। वो ट्रैक्टर उनके पीछे पीछे जाने लगा। दादाजी वॉकिंग करते हुए गांव के बाहर गए, तभी उनका फोन बजा। दादाजी ने फोन उठाया। दादाजी, हाउ इज द फोन सिग्नल नाउ? बेटा वंडरफुल सिग्नल है, तुमने साबित कर दिया कि तुम सॉल्यूशन सुंदर के पोते हो। तुमने क्या जादू किया? अनुष्का नाम का जादू चलाया दादाजी, बढ़िया काम कर रहा है। एक बार आप पीछे मुड़कर देखिए तो सही। कहते ही दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा। उनके पीछे थोड़ी दूरी पर ट्रैक्टर मोबाइल टावर आ रहा था। ये आइडिया बढ़िया है बेटे, जरा रुको, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, मुझे अभी अभी एक प्रॉब्लम नजर आया, उसे सॉल्व करना है, कहकर फोन काटा। देखा तो प्रताप अग्रवाल ट्रैक्टर के पिछले पहिए का पंक्चर कर रहा था। ट्रैक्टर चल नहीं पाया। उसे देखकर सॉल्यूशन सुंदर ने पोते को फिर से फोन किया। बेटा सुनील, तुम्हारा ट्रैक्टर मोबाइल टावर रुक गया है, उसका टायर पंक्चर हो गया है। बेटा तुम्हारे कंपनी में पंक्चर करने वाले हैं, होशियार। मैं आगे जा रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारा कंपनी भी आगे बढ़े। मेरा सिग्नल कट हुआ तो फिर देख लो, तुम्हारी खैर नहीं, कहकर वो आगे जाने लगा। सुनील परेशान हो गया, क्या करें ये समझ ना पाकर अपने टीम को फिर से बुलाया। अरे भाई क्या करें, ट्रैक्टर पंक्चर हो गया है, दादाजी आगे जा रहे हैं, अगर सिग्नल कट हुआ तो समझो हम गए काम से। अरे प्लीज कुछ करो। सर आप चिंता न करें, आपके दादाजी से कहिए कि सामने देखे, वहाँ एक और ट्रैक्टर मोबाइल टावर आ रहा है। इतना ही नहीं सर, पहले ट्रैक्टर पर जो एक रिमोट कैमरा लगाया था उसमें हमारे सीनियर प्रताप अग्रवाल जी ट्रैक्टर को पंक्चर करते हुए नजर आते हैं। तब सुनील गुस्से से, उसे तुरंत कंपनी से निकाल दो। यूं टेम्परेरी सोल्यूशन से कोई काम नहीं चलेगा, कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढो। यस सर, हमने ढूंढ लिया है सर। मैंने पता किया कि आपके दादाजी क्यों गांव भर में सिग्नल की मांग कर रहे हैं। ये महामारी के कारण बच्चों के स्कूल बंद हो गए, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए सिग्नल ठीक से ना आने के कारण बच्चे पेड़ पर, छत पर, टीले पर, खंबे पर चढ़ रहे हैं सर। इसके कारण कोई हादसा न हो, इसलिए उन्होंने आपसे एक सॉल्यूशन के लिए पूछा सर। या आई नो माई दादाजी, ही इज रियली स्मार्ट, हिज एक्शंस आर थॉट प्रोवोकिंग। सिर्फ हमारे गांव में नहीं, देश भर में क्लियर सिग्नल्स हो, ऐसा प्रबंध कीजिए। मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, क्या तुम घर पर मेरी बॉस बनोगी? आई मीन मुझसे शादी करोगी? कहकर अनुष्का को प्रपोज किया। अनुष्का ने हाँ कहकर सिर हिलाया। दोनों की शादी हुई, दोनों खुशी खुशी रहने लगे। ट्राइबल चिकन। रस्तोगी नाम का व्यक्ति नए बाइक खरीदा और उसमें रोड ट्रिप पर जाने की प्लान कर रहा था। अकेले जाने में डर लग रहा था तो अपने दोस्त प्रेम चोपड़ा के पास गया। प्रेम से रस्तोगी, अरे यार देखो, कल ही मैंने एक नया बाइक खरीदा है, सोचता हूँ कि इस पर रोड ट्रिप पे चले जाऊँ, तुम चलोगे मेरे साथ? अच्छे काम पर जा रहे हो, क्यों मुझे अपने साथ खींच के ले जाते हो? अरे यार मैं जंगल में जा रहा हूँ, फॉरेस्ट, और तुम मेरे दोस्त हो, कोई मनहूसियत नहीं हो। वैसे तुम जानते भी हो कि रोड ट्रिप होता क्या है?
अरे क्यों नहीं जानता यार। अब मान लो हम होटल जाते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, फिर वापस लौटते समय जिसने हमें परोसा उसे हम टिप देते हैं ना। इसी तरह रोड पर जाते हैं और पता लगाते हैं कि उस रोड को किसने बनाया और उसे हम टिप देते हैं। उसी को रोड ट्रिप कहते हैं, है ना। अरे यार कमबख्त, इतनी दिमाग के साथ तुम इस धरती पर बोझ बनकर कैसे जी रहे हो यार। अरे यार, रोड ट्रिप का मतलब है इस बाइक में पूरे देश का एक भ्रमण करना है यार। अच्छा, तो फिर चलो यार, मेरे नौनिहाल देख के आते हैं। अरे तेरे नौनिहाल वगैरह देखना नहीं है यार, हम जंगल में जा रहे हैं, फॉरेस्ट ट्रेल। चलोगे? अरे यार तू बुला तो सही, तेरे साथ मैं जंगल तो क्या अंडमान भी आने के लिए तैयार हूँ। चलो चलते हैं कहकर दोनों जंगल की ओर जाने लगे। यूं जाते हुए, यार प्रेम, तू गूगल मैप देखना जानता है? अगर देखना जानते हो तो जरा देख के बताना कि हमने जिस जंगल की ओर जाना है वो कितनी दूर है और किस ओर है। यूं मजे से वहां जाकर आते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं आता, बिल्कुल देख सकता हूँ मैं। जरा अपना फोन देना, मैं मैप देखकर बताता हूँ कहकर उससे फोन लिया और उसको देखते हुए, अरे हाँ जरा राइट की ओर मुड़ना, अब जरा लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, अब सीधा जाओ कहकर रूट बताते हुए बीच में रोक दिया। रस्तोगी को शक हुआ और वो, क्यों यार, रूट बताना बंद क्यों किया? जल्दी बता यार, देखने से लगता है कि वो बड़ा घना जंगल है, कोई जंगली जानवर आया तो नाश्ते में हम दोनों को खा जाएगा। मेरी बात मानो, जल्दी रास्ता बताओ। क्या बताऊं यार, क्या बताऊं, यहाँ सिग्नल नहीं है और मैप बंद हो गया। अब हमें ही किसी ना किसी तरह रूट पता करके जाना होगा, नहीं तो यहीं से हम वापस लौट जाते हैं। मेरी बात मान लो। अरे एक बार कमिट कर दिया तो अपनी बात मैं खुद नहीं सुनता, तो तेरी बात क्यों मानूं? तो मेरा कदम हमेशा आगे की ओर जाएगा और तुम मेरे साथ चलोगे। कहकर आगे जाने लगे तो उन्हें एक शेर का दहाड़ सुनाई दिया। बस दोनों ने बाइक को वहीं छोड़ दिया और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। यूं काफी देर पेड़ पर बैठे रहे। अरे यार, तूने भी शेर का दहाड़ सुना था ना, पर हमें पेड़ पर चढ़े काफी देर हो गया, अब तक शेर बाहर क्यों नहीं आया? अरे हम बड़े शेर की तरह है ना, हमें देख के वो शेर डर गया होगा, इसीलिए पेड़ के पीछे जाकर छिप गया होगा या भाग गया होगा। वैसे हमें देख के इतना तो डर होना ही चाहिए। यूं कह रहा था कि शेर ने फिर दहाड़ा। वो आवाज कहां से आ रही है, यूं मुड़ के देखा तो उनके पीछे ही एक पेड़ के टहनी पर एक बड़ा शेर बैठा हुआ था। बस दोनों एकदम पेड़ से नीचे कूदे और भाग खड़े हुए। यूं दौड़ते दौड़ते एक जगह पहुंचे और वहां रुक गए। यार मुझसे और नहीं भागा जाता, मैं एकदम थक गया हूँ और भूख लगी है यार। अगर जल्दी से कुछ नहीं खाया तो लगता है मैं मर जाऊंगा यार। अरे चुप हो जा यार, ये कोई शहर है क्या कि भूख लगी तो किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा लिया? ये जंगल है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यार अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो मैं तुझे काट के खा जाऊंगा। तुम मेरे भूख के बारे में नहीं जानते। अरे रुको यार रुको, कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। यूं थोड़े आगे गए, कुछ आदिवासी दिखाई दिए। रस्तोगी उनके पास गया और, भैया मेरे दोस्त को बहुत भूख लगी है, उसे कुछ खाने को दो ना। अच्छा शहरी बाबू हो तुम लोग, ठीक है वैसा ही सही, पर हमारे रिवाज के अनुसार जो हमारे घर में खाना खाएगा उससे हमारी बेटी की शादी कराते हैं हम। ठीक है, उसे खिला दीजिए, नहीं तो मेरा दोस्त मर जाएगा। फिर प्रेम चोपड़ा के पास गया रस्तोगी। यार एक खुशखबरी है, तुझे बहुत बढ़िया खाना दे रहे हैं। ये देखो, यहाँ आदिवासी हैं, इनके बड़े अजीबो गरीब तौर तरीके हैं। वो कहते हैं कि तुम उनके चिकन बिरयानी खाओगे तो उनकी बेटी से तुम्हारी शादी करा देंगे। तो तुम्हें खाना चाहिए तो उनकी बेटी से शादी करनी होगी। बोलो मंजूर है? अरे यार लगता है मैं 3-4 मुर्गी खा जाऊंगा, इतनी भूख लगी है यार। जरा पता कर लो कहीं वो उसके लिए 3-4 लड़कियों से मेरी शादी ना करा दे। मुझे कोई एतराज नहीं है। चलो ठीक है चलो कहकर उन आदिवासियों के पास उसे ले गया। तब आदिवासी उस मुर्गी को एक पेड़ से लटका कर, क्यों भाई सुना है तुम मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो? आओ पहले तुम्हारे हाथ हम पीछे बांधते हैं। ये जो मुर्गी लटकी हुई है उछल उछल कर उसे अपने मुंह में दबोचना होगा। ऐसा किया तो फिर उस मुर्गी को काट कर हम तुम्हारे लिए चिकन बनाकर खिलाएंगे। अरे तुम्हारे रीति रिवाज को आग लगे, यहाँ भूख के कारण मैं मर रहा हूँ
और तुम लोग मुझे उछल के पकड़ो, मुर्गी को मुंह में दबोचो जैसे बड़े अजीबो गरीब तौर तरीके क्यों बता रहे हो यार। कहकर रोता हुआ उन्होंने जैसे कहा वैसे किया। तब उन्होंने उस मुर्गी को पकाया और उसके सामने रखा। वो खाने ही वाला था कि आदिवासी। स्टॉप स्टॉप बेटा स्टॉप, अभी नहीं खाना है, अभी कुछ और रिवाज हैं। पहले मेरे बेटी के गले में मंगलसूत्र बांधो। तब प्रेम चोपड़ा ने जल्दी से मंगलसूत्र बांधा। अब तो खा सकता हूँ ना कि अभी कोई और रीति रिवाज बाकी है। भूख के कारण मर रहा हूँ सर, प्लीज अब और कंडीशंस ना रखिए सर, मेरी हालत बहुत खराब है। खाओ बेटा खाओ, आराम से खाओ। ये कोई साधारण मुर्गी नहीं है, ये ट्राइबल चिकन है, ये वैसे नहीं मिलता। मेरी बेटी बहुत अच्छी शिकारी है, उसने ढूंढकर इस मुर्गी को पकड़ के लाई है। मेरी बेटी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पर ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं नहीं, अभी भूख मिटाने के लिए तुम खा रहे हो। भूख मिटने के बाद कहीं तुम भागने की प्लान करो तो पहले ही बता रहा हूं कि वो तुम्हें ढूंढ लेगी शिकारी की तरह। मैं कहीं नहीं भागूंगा सर, पहले वो चिकन तो खिलाइए। कहकर दबादब वो चिकन पेट भर कर खाया। फिर वहीं उन आदिवासियों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। वुडकटर एंड मैजिकल मनी ट्री। एक गांव में कमलदास नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, उनके नाम थे रतन और सचिन। रतन बहुत अच्छा लड़का था, होशियार था। सचिन बहुत भोला था। रतन की शादी सरिता के साथ हुई। सरिता जब अपने ससुराल पहुंची तो उसने सचिन के भोलेपन के बारे में जान लिया। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगा कि उसका पति मेहनत करके पैसे कमा रहा है और सचिन घर पर खाली बैठा है। लेकिन अपने ससुर कमलदास के डर से वो कुछ न कहती थी। कुछ दिनों बाद कमलदास का सेहत खराब हुआ और उसने खटिया पकड़ ली। उसने रतन को बुलाया। बेटे, मुझे हमेशा तुम पर गर्व है। मेरी सब चिंता उस सचिन के बारे में है बेटा, वो बहुत भोला है। मैं उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही सौंपता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है, इसीलिए सारी जायदाद मैं तुम्हारे नाम ही कर रहा हूँ। तुम मुझसे वादा करो बेटा कि तुम आखिरी पल तक उसका ख्याल रखोगे। आप चिंता ना करें पिताजी, वो मेरा भाई है, मैं उसका ख्याल पलकों में बिठा कर करूँगा। कुछ दिनों बाद कमलदास का देहांत हो गया। कमलदास की मौत के बाद सरिता रतन से, अरे और कितने दिन तुम्हारे मूर्ख भाई को बर्दाश्त करना होगा? अरे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढो उसे पीछा छुड़ाने का। देखो सरिता, वो मेरा भाई है, उसे बड़े बड़े काम नहीं होते, घर पर ही उससे छोटे मोटे काम कराओ। अगले दिन सरिता सचिन से, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, मैंने आंगन में दाल सूखने के लिए डाला है, जरा देखते रहना कहीं चिड़िया आकर चोंच न मारे। तुम चिंता ना करो भाभी, मैं देखता रहूंगा, तुम अपना काम पूरा करके आओ। थोड़ी देर बाद सरिता घर लौटी। अरे दाल पर नजर रखने के लिए कहा था, तुम कहाँ चले गए? अरे भाभी, आप जब से गई हैं, एक पल के लिए भी मैं यहाँ से नहीं हिला। तो यहाँ जो दाल रखा था वो कहाँ गया? अरे उन्हें तो चिड़िया आकर चुप कर ले गए। तो फिर तुम क्या कर रहे थे? अरे भाभी, आप ही ने तो कहा था कि देखते रहो, मैं देखता रहा। जैसे आपने कहा मैंने वैसा ही तो किया भाभी। सरिता सिर पीटते रह गई। फिर उसने रतन को सब कुछ बताया। अरे इतने बड़े मूर्ख को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो सरिता, उसे जब भी कोई काम देना हो तो बिल्कुल विस्तार में बताओ। इस बार जरा सब्र के साथ आराम से समझाओ उसे। अगले दिन सरिता सचिन से, देखो भैया, मैं तालाब से पानी लाने जा रही हूँ, मैंने चूल्हे के ऊपर दूध रखा है, तुम पहरा देते रहो और देखो कि कहीं बिल्ली आकर दूध न पी जाए। देखो मतलब सिर्फ देखते न रहना, अगर बिल्ली आए तो उसे डंडा मारना, ठीक है? कहकर बाहर चली गई। जब सरिता लौटी तो उसने देखा कि सचिन डंडा पकड़कर बैठा है, लेकिन दूध का मटका टूटा हुआ था और सारा दूध जमीन पर गिरा पड़ा था। सरिता को बहुत गुस्सा आया। अरे क्या हुआ, एक भी काम तुम ठीक से नहीं कर सकते?
अरे भाभी, आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया। अरे वो बिल्ली तो आपके जाते ही आई यहाँ पर, मैंने उसे एक भी बूंद दूध पीने नहीं दिया। पता है, वो जैसे ही दूध के मटके के पास गई, मैंने मटके को डंडा मारकर तोड़ दिया। सरिता फिर से सिर पीट कर बैठ गई। जब रतन घर लौटा तो उसने उसे सब कुछ बताया। आप उसे घर से निकालते हो या मैं घर छोड़कर चली जाऊं? बताओ। देखो सरिता, इन छोटी मोटी गलतियों की वजह से मैं उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकता। अरे उसे सीखने का मौका तो दो। अब से तुम उसकी चिंता छोड़ो, मैं संभाल लूंगा, तुम उसे भूल जाओ। अगले दिन रतन सचिन से, देखो भैया, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी काम देने वाला हूँ, तुम्हें बड़े ध्यान से करना होगा। अपने बैलों को पड़ोसी गांव के हाट में जाकर बेचो और पैसे ले आओ। 20,000 से कम हो तो बैल ना बेचना। तुम जिन्हें नहीं पहचानते उन्हें बिल्कुल ना बेचो, अनजान व्यक्ति तुम्हें धोखा दे सकता है। ध्यान से जाओ और लौट आओ। यूं सचिन बैल को लेकर जंगल के रास्ते से जाने लगा। वहां उसे एक सूखा पेड़ नजर आया। वो हवा में हिलते हुए एक किस्म का आवाज करने लगा। सचिन उस पेड़ के पास गुस्से से गया। ए पेड़, मैं अपने रास्ते से जा रहा था, तुमने मुझे क्यों बुलाया? पेड़ से फिर आवाज आई। अच्छा, तुम मेरे बैल खरीदना चाहते हो? ठीक है फिर 50,000 रुपए से कम में नहीं बेचूंगा। पेड़ से फिर आवाज आई। ठीक है फिर मेरे बैल तुम रख लो, कहकर उन बैलों को पेड़ से बांध दिया। अब देख क्या रहे हो, मेरे पैसे तो दो मुझे। पेड़ से फिर आवाज आई। क्या 1 हफ्ता बाद लौटूं? ठीक है फिर, लेकिन तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? पेड़ से फिर आवाज आई। सचिन अपने मन में, अरे ये तो बड़ा मूर्ख पेड़ है, 20,000 के बैल को उसने 50,000 में खरीदा है। चलो मेरे लिए तो अच्छा है, भैया मुझे शाबाशी देंगे। यूं सोचकर घर लौट गया। घर पर रतन, ये क्या इतने जल्दी लौट आए? तुम हाट पर नहीं गए? नहीं भैया, रास्ते में ही अच्छा सौदा मिल गया था, मैंने बेच दिया। शाबाश, अच्छा काम किया। पैसे कहाँ हैं? पैसे नहीं है भैया, उसने कहा 1 हफ्ते बाद देगा। अच्छा, तुम उसे जानते हो? भैया हमने उसे कई बार देखा है। रतन काफी खुश हुआ। यूं 1 हफ्ता बीत गया। तब रतन सचिन से, वो जो बैल बेचे थे उसे पैसे लेकर आओ। सचिन थोड़ी देर बाद घर लौटा। भैया उसने कहा 1 हफ्ते बाद देगा। रतन को शक हुआ। उसका नाम क्या है, कौन से गांव का है, ये सब मैं नहीं जानता। ये क्या, तुम तो कह रहे थे कि तुम अच्छी तरह जानते हो। मैंने ये नहीं कहा कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने ये कहा कि हमने कई बार उसे देखा है। कहकर जो कुछ हुआ सब बताया अपने भाई को। तब रतन सिर पीट कर रह गया। अरे यार, तुम इतने मूर्ख हो, मैं तुम्हें कैसे संभालूं? या तो तुम बैल ले आओ या फिर पैसे ले आओ, वरना तुम इस घर के अंदर पाँव नहीं रख सकते। तब सचिन एकदम गुस्से में एक कुल्हाड़ी लेकर उस सूखे हुए पेड़ के पास गया। सचिन उस पेड़ से, अरे मैं तो समझता था कि तुम बहुत बड़े आदमी हो और तुम्हारे भरोसे मैंने बैल बेचा और तुम बैल लेकर मेरे पैसे देने से इनकार करते हो। आज तुम्हारे वजह से पहली बार मेरे भाई ने मुझे डांटा है। चुपचाप मेरे पैसे दे दो, वरना कुल्हाड़ी से तुम्हें काट डालूंगा। तब पेड़ से किसी किस्म की आवाज नहीं आई। सचिन को गुस्सा आया। उसने कुल्हाड़ी से पेड़ को जोर से एक मारा। बस फिर क्या था, उस पेड़ से सोने के सिक्के, हीरे, मोती, ढेर सारे रुपए दबादब गिरने लगे और ढेर लगने लगा। सचिन हैरान हो गया। अरे भैया, इतना सारा पैसा रखकर तुमने मुझे तंग क्यों किया? वैसे मुझे मेरे बैलों के पैसे चाहिए, बस इन सब की मुझे जरूरत नहीं है, इन्हें वापस रख लो। सूखा हुआ पेड़ वहां से गायब हुआ और वहां पर एक परी प्रकट हुई। सचिन दंग रह गया। मैं श्राप ग्रस्त होकर इस जंगल में एक सूखे पेड़ की तरह खड़ी रही। मुझे तो किसी ने पानी तक नहीं दिया था, इसीलिए तो मैं यूं सूख गई थी। पर तुम मुझसे बात कर रहे थे, तुमने मुझ पर भरोसा किया और अपने बैल भी मुझे दिए। तुमने मुझे एक इंसान समझा, इसीलिए मैं श्राप से मुक्ति हुई। तुम्हारे इस नेक बर्ताव के कारण मैं ये सोना, हीरा, चांदी सब कुछ तुम्हें दे रही हूँ। मैं तुम्हारे इस नेक बर्ताव के बदले में होशियारी और सूझबूझ भी प्रदान करती हूँ। कहकर उसे आशीर्वाद दिया और वहाँ से गायब हो गई।
सचिन वो रुपयों के बंडल, हीरे जवाहरात, सोना सब कुछ अपने सिर पर लाद कर घर ले गया। फिर घर जाकर अपने भाई रतन को सब कुछ बताया। सरिता उन पैसों और हीरे मोती को देखकर बहुत खुश हुई। अपने भाई में आए इस बदलाव को देखकर रतन बहुत खुश हुआ। तब से सब खुशी खुशी रहने लगे।